हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले जूलॉजी का T16 सॉल्यूशन और हम और नीरज सर यानी आपके यो सर और नीरज सर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज, यानी कि अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधों में मेंडल ने क्या यूज नहीं किया था। तो पहली बात यहाँ पे ऐसा करें कि पॉड लेंथ का यूज नहीं किया था, या सीड शेप का यूज नहीं किया था, कि सीड कलर का यूज नहीं किया था। बेटा सीड शेप तो उन्होंने लिया था, राउंड और रिंकल आपको याद आया होगा। सीड कलर भी लिया था, ग्रीन और येलो याद आया होगा। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल याद आया होगा। पॉड का कलर लिया था, पॉड का शेप लिया था, बट पॉड की लेंथ नहीं ली थी। तो ये फली की लंबाई नहीं चूज की थी, तो इसलिए फर्स्ट आंसर हमारे पास में आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए। ऐसा कौन सा यहाँ पर पॉइंट है जो आरएनए पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए बेटा, 5 फॉस्फोराइल एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड। बेटा आरएनए में अगर देखोगे तो 5 फॉस्फोराइल एंड और 3 हाइड्रोक्सिल एंड OH एंड होता है, तो ये तो एप्लीकेबल है। फिर क्या है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस, ये भी होते हैं बेटा, है ना। आप जानते हैं आरएनए में AUGC ये 4 बेसिस होते हैं। फिर चारगेफ रूल बेटा आप जानते हो ये डीएनए के लिए होता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए होता है। जनरली हम आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड अज्यूम करते हैं, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड माना जाता है, तो इसलिए चारगेफ रूल इस पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा बेटा। तो ये एप्लीकेबल नहीं है, तो हमारे पास में आंसर चारगेफ का नियम आ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पाई जा सकती है आरएनए में, अगर डबल स्टैंडर्ड हुआ तो उस कंडीशन में हो सकती है। ठीक है, लाइक आपने टीआरएनए देखा होगा, वहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इंटरन स्ट्रक्चर में हो जाती है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है कि मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। अब बेटा मेल गेमेटोफाइट की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं पोलन ग्रेन्स की। किसकी बात कर रहा हूं? पोलन ग्रेन्स की। वो पोलन ग्रेन जो है वो एंजियोस्पर्म में क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? दो तो वो मेल गेमेट प्रोड्यूस करेंगे, दो तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेल गेमेट प्रोड्यूस करेंगे, और साथ में एक उनमें एक सेल रहेगी जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल। तो जब हम एक कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट को देखते हैं तो उसमें हमें 2 स्पर्म दिखते हैं और एक क्या दिखती है? वेजिटेटिव सेल। यानी आवृत बीजी पादपों में जब नर युग्मकोद्भिद को देखेंगे तो उसके अंदर 2 नर युग्मक होंगे, यानी 2 तो मेल गेमेट होंगे, 2 शुक्राणु होंगे और एक कायिक कोशिका होगी। यानी आंसर कौन सा आएगा? 4th। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें से कौन सा जो है वो झिल्ली से नहीं गिरा हुआ है। अब बेटा जब हम राइबोसोम की बात करते हैं, जो प्रो में भी मिलता है हमको, प्रोकैरियोट्स में भी और यू में भी मिलता है, ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों में मिल रहा है और ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। और मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है इसलिए तो ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो राइबोसोम के अलावा लाइसोसोम केवल यू में मिलेंगे, मीजोसोम जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, वैक्यूल जो कि मीजोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है, मीजोसोम नॉट मेम्ब्रेन बाउंड पूछा है। अच्छा ठीक है, ऑर्गेनेल की बात करें तो यदि राइबोसोम विच आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, तो राइबोसोम आंसर आएगा क्योंकि मीजोसोम केवल प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं और ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि कहीं ना कहीं केवल साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। दूसरा है लाइसोसोम और तीसरा कौन है? वैक्यूल। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? राइबोसोम, क्योंकि ये झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। बेटा जब मैं काइटिनियस एक्सोस्केलेटन देखता हूं, यानी मैं काइटिनियस एक्सोस्केलेटन देखूं किसका? आर्थ्रोपोड्स का, तो आर्थ्रोपोड्स का काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बना होता है नेक से। अब देखो काइटिन जो है वो एक होमोपोलीमर है और होमोपोलीमर है कौन सी शुगर का? नेक शुगर का, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का। तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन की रिपीटेटिव यूनिट से मिलकर काइटिन बनता है जो कि होमोपोलीमर है, जो कि हमें एक्सोस्केलेटन में मिलेगा किसके? आर्थ्रोपोड्स के। यानी आंसर कौन सा आएगा हमारा? 2nd। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो एंड गुआवा। यानी इन कुछ एग्जांपल्स के बीच में हमें देखना है कि कितने प्लांट में सुपीरियर ओवरी होती है। अब बेटा एनसीईआरटी की देखें, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। अब एनसीईआरटी को देखें तो अधिकांश कुल हमारे सिलेबस में जो है और एग्जाम्पल जो है वो सुपीरियर ओवरी की है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं एग्जाम्पल वाइज। सुपीरियर ओवरी हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, MCB यानी मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ये तीनों एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट दे रखे हैं किसके? सुपीरियर ओवरी के, यानी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय के। गुड़हल है, दूसरा कौन सा है? सरसों, तीसरा कौन है? बैंगन। अब बात करें ब्रिंजल के ही कुल से कौन आता है? पोटैटो। तो पोटैटो के अंदर भी हमें कौन सी ओवरी मिलेगी? सुपीरियर यानी ऊर्ध्ववर्ती मिलेगी। अब मैं बात करूं जब गुआवा की, कुकुम्बर की और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर की, यानी इन तीनों के अंदर किसमें? गुआवा, कुकुम्बर
और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का अर्धपुष्पक की बात करूं तो इनके अंदर इंफीरियर ओवरी थी। कौन सी ओवरी थी? इंफीरियर। अब बात करूं ओनियन की, तो ओनियन और ट्यूलिप के अंदर भी कैसी ओवरी है? सुपीरियर ओवरी है, क्योंकि अभी मैंने बताया था हमारे सिलेबस में ज्यादातर फैमिली में सुपीरियर ओवरीज है। तो हम देखें तो ओनियन और ट्यूलिप में भी कैसी है? सुपीरियर ओवरी है। चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो में भी कैसी है? सुपीरियर। यानी टोटल हमारे सामने जो नंबर है जिसमें सुपीरियर ओवरी नहीं है वो कौन आ रहा है? अमरूद, और दूसरा हो रहा है खीरा। और एक और एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, यानी कौन सी फैमिली? सूरजमुखी का कुल। तो इन दो को छोड़ दें तो बाकी सभी में सुपीरियर ओवरी है। कितने नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कितने? 6 आंसर आएगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एरोबिक मसल्स आर कॉल्ड। बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका हम लोग। हाँ अब समझिए, देखिए लिखा एरोबिक मसल्स आर कॉल्ड। एरोबिक मसल्स यानी कि वायवीय पेशियां क्या होती है बेटा? आप जानते हैं वायवीय पेशियां जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है बेटा, और ये मायोग्लोबिन इनमें ज़्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होती है, बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होती है। तो वायवीय पेशियां जो होती है बेटा, जिन्हें लाल तंतु भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे रेड मसल फाइबर आना चाहिए बेटा, ठीक है। तथा अवायवीय पेशियां वो होती हैं जो आपकी तेजी से काम कर सकती है, बट कुछ समय के लिए ही काम करेंगे। स्लो मतलब करेंगे तो फास्ट काम, लेकिन स्लो यानी कम टाइम के लिए काम करेंगे। अच्छा, वायवीय वाली जो होती है वो आपकी फास्ट काम करती है, बट वो है ना, लेकिन ऐसा होता है कि जल्दी थक भी जाती है बेटा। तो इसको देख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी एरोबिक मसल्स हैं ये हमारी रेड मसल फाइबर हो जाएंगी, और जो हमारी एनएरोबिक मसल्स है ये हमारी व्हाइट मसल फाइबर हो जाएंगी। रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। तो देख लेंगे कौन सा आंसर है। रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर फर्स्ट ऑप्शन में हमको मिल गया। बाकी में तो देखो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ब्लैक मसल फाइबर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लाल पेशी तंतु और श्वेत पेशी तंतु मान लेंगे। बस सीधा पूछा गया वायवी और अवायवी। वायवी कौन सी होती है? रेड वाली। अवायवी कौन सी होती है? व्हाइट वाली होती है। ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन द ह्यूमन मिल्क? आईजीए बेटा, सबसे ज्यादा जो इम्यूनोग्लोबुलिन मिल्क में पाई जाती है बेटा वो कौन सी होती है? आईजीए होती है, बाकी तो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जेनेटिक्स का। F1 जनरेशन व्हेन रिसेंबल्स, यानी कि F1 जनरेशन पीढ़ी मिलती जुलती है। तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन से मैच कराते हैं बेटा। अगर F1 जनरेशन मैच करेगी आइदर ऑफ टू पेरेंट्स, यानी किसी एक पेरेंट से मैच करेगी, तो उसे हम बोलते हैं बेटा डोमिनेंस। इन बिटवीन द टू पेरेंट्स, यानी कि दो जनकों के मध्य का होगा, यानी किसी पेरेंट से मैच नहीं कर रही है, उनके बीच की है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई। ये रहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। विद बोथ ऑफ द पेरेंट्स, यानी दोनों पेरेंट्स से जनकों से अगर मैच कर रही है तो ऐसी कंडीशन में हम कह देंगे बेटा ये को डोमिनेंस हो जाएगा। तो अगर किसी भी पेरेंट से मैच नहीं कर रही है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने नोट्स में लिखवाया जो पॉइंट्स बेटा, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब किसी भी पेरेंट से प्रोजेनी मैच ना करे। को डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब दोनों ही प्रोजेनी के कैरेक्टर्स उसमें अपीयर हो जाए, और डोमिनेंस का मतलब होता है कि आइदर ऑफ द पेरेंट, यानी किसी एक पेरेंट से वो मैच करे, उसे डोमिनेंस कह देते हैं बेटा। तो इस हिसाब से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन मैचिंग में आ जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल नहीं आ रहा है बेटा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका आया सर्कुलेटरी सिस्टम का। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल। द सेकंड साउंड इज हेयर्ड व्हेन, यानी कि जो दूसरी आवाज होती है वो कब सुनी जाती है बेटा? तो आप जानते हैं कि हार्ट साउंड बेटा दो टाइप की होती है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड आती है उसे बोलते हैं बेटा लब, एंड जो सेकंड हार्ट साउंड आती है दैट इज कॉल्ड डब। ठीक है बेटा, उसे हम डब कहते हैं। अब बेटा आप मुझे देख के बताइए कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड लब आती है ये क्लोजर ऑफ, बोलो बेटा, एवी वॉल्व, एवी वेल्व के क्लोज होने की वजह से आती है। हार्ट साउंड हमेशा वॉल्व के क्लोज होने से आती है, तो मैंने आपको यो पॉइंट लिखवाया ही था, ट्रिक भी लिखवाई थी कि हार्ट साउंड हमेशा वॉल्व के क्लोज होने की वजह से आती है, कभी ओपन होने की वजह से नहीं आती है। तो इसमें जहां पे भी ओपन लिखा होगा वो तो हम लोग काट देंगे वैसे भी, लेकिन देखिए जैसे ओपन यहाँ पे लिखा हुआ ये तो गलत हो जाएगा, एवी नोड वाली बात भी गलत हो जाएगी। लेकिन अगर सेकंड हार्ट साउंड की बात करें डब, तो ये सेमी लूनर वेल्व SLV के क्लोज होने की वजह से आती है। जब ये क्लोज हो जाते हैं तब आती है बेटा सेकंड हार्ट साउंड, जिसे हम बोलते हैं डब। तो आप देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा। लिखा था वेंट्रिकुलर वॉल वाइब्रेट ड्यूरिंग द गशिंग ऑफ द ब्लड। नहीं बेटा, ये वेंट्रिकुलर वॉल्स के वाइब्रेशन की वजह से डब आवाज नहीं आती बेटा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। फिर नलियों से वाहिकाओं में रुधिर के बहने के बाद जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, हाँ यार ये बात तो सही लग रही है, अर्धचंद्राकार यानी कि सेमिलुनर वेल्व हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल सही। तो सेकंड हार्ट साउंड डब आ जाएगी। एवी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द SN नोड, ये तो गलत बात है। एवी नोड रिसीव करेगा तो ब्लड आगे फ्लो करेगा, इंपल्स आगे ट्रेवल करेगी वेंट्रिकल्स में, आवाज नहीं आएगी बेटा। एवी वेल्व्स ओपन नहीं, वेल्व के ओपन होने पे आवाज ही नहीं आती, तो हमारे पास में सबसे बेस्ट आंसर बेटा सेकंड आ जाएगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 11 कि कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट, कच्चे नारियल का जो नारियल का पानी होता है बेटा, ये बहुतों बार क्वेश्चन आ चुका है। हम जानते हैं जो कोकोनट वाटर होता है वो एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और इसमें जो व्हाइट पार्ट होता है
ठीक है, उसे हम बोलते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो शुरुआत में जो कच्चा नारियल होता है उसमें पानी भरा होता है और वो पानी पूरा का पूरा जो है एक प्रकार का एंडोस्पर्म है, जिसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह रहे हैं। इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो एक सिंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, जिसे सिंसिशियम या सिंसाइटियम भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी का। कह रहे हैं यहाँ पे द कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, यानी कि जब हम बायोटेक में पढ़ते हैं कि डीएनए का अगर विशिष्ट स्थान पर उसको काटना है, सपोज दैट ये कोई डीएनए का सेगमेंट हमने ले लिया और हमको एक इसको विशिष्ट स्थान यानी एक कोई विशिष्ट मान लीजिए नाइट्रोजनी क्षार है, हमको वहाँ से इसको कट करना है, तो इसके काटने के लिए ऐसी क्या चीज़ ऐसे आविष्कार होगी जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? क्या प्रोब की वजह से हम काटना संभव हो पाया? नहीं बेटा, प्रोब की वजह से नहीं हो पाया। क्या सिलेक्टेबल मार्कर की वजह से ऐसा हो पाया? नहीं बेटा, इसकी वजह से भी नहीं हो पाया। लाइगेज तो जोड़ने का काम करते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट कर सकते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही हमारा बेस्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। अब बेटा राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे, कौन से 70S टाइप के पाए जाएंगे, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, प्राक केंद्र की कोशिका की बात करें तो उसमें राइबोसोम होते हैं कौन से प्रकार के? 70S प्रकार के। क्या उसमें मीजोसोम पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है, जिसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे डीएनए का, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण, साथ में कोशिका विभाजन, ठीक है, साथ में कोशिका भित्ति निर्माण, साथ में श्वसन, स्त्रावण, ऐसे अनेक कार्य जो है वो मध्यकाय मीजोसोम के हैं। तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दुनिया की हर कोशिका में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर यानी केंद्रक आवरण के आधार पर ही तो हमने कोशिका को दो भागों में बांटा है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो जिनमें नहीं पाई जाती, जिनमें केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिनमें पाया जाता है उनमें क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। तो इनमें चारों में से हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी यही हमारा सही आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी मियोसिस के इवेंट्स को हमें करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है। अब बेटा ज्यादातर इसमें जो फीचर्स हैं ये सब मियोसिस के दे रखे हैं। अब मियोसिस में सबसे पहले आता है प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट को हमने 5 भागों में बांटा होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब सबसे पहले इन चारों में यदि बात करें तो हमें पता है होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है? पेयरिंग यानी सिनेप्सिस। सबसे पहले सिनेप्सिस हो रही, सिनेप्सिस के बाद हम बनाएंगे पेकाइटिन आता है तो वहां होती है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद टर्मिनाइजेशन होता है काइजमेटा, वैसे तो काइजमेटा फॉर्मेशन होता है देन टर्मिनाइजेशन होता है, तो लास्ट में होता है डाइकाइनेसिस, ठीक है, देन डिसअपीयरेंस भी होगा डाइकाइनेसिस में। तो हम जानते हैं यहां पर कि सबसे पहले आएगा सिनेप्सिस, तो BACD कोई ऑप्शन आ रहा है, BACD फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिनेप्सिस किया, सूत्र युग्मन किया, देन हमने क्या किया? क्रॉसिंग ओवर किया, देन काइजमेटा का उपांति वहन हुआ, ठीक है, और फिर उसी समय हमने लास्ट में देखा कि केंद्रिका भी क्या हो गई है? अंत में अदृश्य हो गई है, यानी CA हमारे सामने ऑप्शन आ गया, सॉरी BACD कोई ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखा है कि डिफरेंट टाइप के तो कुछ फीचर्स दे रखे हैं, इनमें बोला है द अबोव डिस्क्रिप्शन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये सारे फीचर जो है ये कौन से प्लांट से के पार्ट से रिलेटेड है या उपरोक्त विवरण निम्न में से किससे संबंधित है। देखो यूनिसेलर हेयर्स की बात कर रहा हूं, एक कोश की रोम की बात कर रहा हूं, यानी ये मूल रोम होंगे तो ये मूल से संबंधित हो सकते हैं। एंडोडर्मिस में पेसेज सेल है, ठीक है, पिथ स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस है, रेडियल वस्कुलर बंडल है तो रूट ही होगा। अब यहाँ तने तो हम हटा ही सकते हैं क्योंकि रेडियल वस्कुलर बंडल है तो हमें रूट में मिलेगा, यानी अरीय संबंध बंडल तो केवल किस में मिलते हैं? रूट में, ठीक है। अब 2 से 4 जाइलम के और फ्लोएम के बंडल से और कैम्बियल रिंग डेवलप हो रही है। अब बेटा जब कैम्बियल रिंग डेवलप होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ हमें किसमें दिखती है? डाइकोट में। किसमें दिखती है? डाइकोट में। किसमें नहीं दिखती सेकेंडरी ग्रोथ? मोनोकोट में। यानी यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो हमारा कौन सा आ रहा है? सेकेंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्योंकि डाइकोट सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, उनमें 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के बंडल होते हैं, रेडियल वस्कुलर बंडल तो सभी रूट्स में होते हैं, पिथ स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, यानी आंसर करेक्ट जो है कौन सा है? सेकंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इम्परफेक्ट फंगी जिसको हम बोलते हैं डिटरोमाइसिटीज विच आर
डिकम्पोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग्स टू। अब बेटा जो इम्परफेक्ट फंगी होती है, क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई स्टेज पाई नहीं जाती, लैंगिक जनन का कोई प्रकार नहीं पाया जाता, इसी कारण वो करकट के यानी जो कूड़ा कचरा होता है, पत्तियों की पत्तियां हो सकती है, लकड़ियों का कुछ भाग हो सकता है, मरे गरे जानवरों के भाग हो सकते हैं, इन सब का डिकम्पोजिशन करते हैं। यानी लीटर्स तो वैसे प्लांट के रिमेनेंट को बोल रहे हैं हम, लीव्स को या टहनी को छोटी मोटी, और मिनरल की रिसाइकलिंग करने का काम, ये सब काम किसका होता है बेटा? डिटरोमाइसिटिस का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच। अब बेटा बैक्टीरियल सरफेस पे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। एक जो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं फ्लैजिला बोलते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर जो लॉन्ग होंगे और कॉन्जुगेशन में मदद करेंगे, पिलाई बोलेंगे, सेक्स पिलाई, और ऐसे ही स्ट्रक्चर जो कि स्मॉल होंगे, नंबर्स में ज्यादा होंगे, जो अटैचमेंट में मदद करेंगे और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिम्बरी या झालर। क्या बोलते हैं? फिम्बरी या झालर। अब होल्ड फास्ट वहां होते नहीं है, राइजोड वहां होते नहीं है, और मेसोसोम होते हैं, लेकिन उनका वो काम नहीं है। तो जो अटैचमेंट में मदद करेंगे वो कौन होंगे बेटा? झालर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमसे द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर द क्लोनिंग, यानी कि आपको अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मन वांछित जीन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसको प्रविष्ट कराने के लिए जिस डीएनए अणु की यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं? यानी आप क्लोनिंग तो करोगे मनवांछित डीएनए खंड का, बट किसमें करोगे? थोड़ा आप जानते हैं, इसे हम बोलते हैं संवाहक या क्लोनिंग वेक्टर। टेम्पलेट का यूज कर नहीं सकते, ट्रांसफॉर्मर का यूज कर नहीं सकते, कैरियर का यूज कर नहीं सकते, संवाहक कहना ज्यादा बेटर हो जाएगा। तुम्हारे पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, क्या लिखा है? प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों हो सकते हैं, इवन मिक्सोट्रोपिक भी हो सकता है यूग्लिनोइड्स में। तो प्रोटिस्टा के पास फोटोसिंथेटिक और हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होते हैं। फोटोसिंथेटिक में कौन आएंगे? हमारे क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट्स। यूग्लिनोइड जो है वो मिक्सोट्रोपिक में आ जाते हैं। स्ट्राइम मोड की बात करें तो वो हम जानते हैं हेटेरोटॉपिक है, वैसे सेप्रोफाइटिक है। और लास्ट वाले प्रोटोजोन्स की बात करें तो हेटेरोटॉपिक है। यानी ये तो सही है हमारे सामने, क्योंकि पोषण की विधियां में इनके पास मिश्रित भी है, स्वपोषी और विषम भी है। अब कुछ फंजाई जो होती है वो एडिबल होती है, बिल्कुल मशरूम खाते ही लोग, तो कुछ कवक खाने योग्य होती है बेटा। अगला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। अब बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं है, क्योंकि मोनेरा में कौन आते हैं बेटा? बैक्टीरिया। और मोनेरा में जब बैक्टीरिया आते हैं तो वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में हमें पता है कि किसी भी हालत में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। यानी ये गलत है, मतलब यही हमारा सही आंसर है। अगला, एनिमल सेल वॉल सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल। बिल्कुल, सेल वॉल कभी भी एनिमल्स में पाई नहीं जाती, यानी ये भी सही। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा हमसे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मेटाजेनेसिस क्या होता है। मेटाजेनेसिस के बारे में पूछा गया है कि मेटाजेनेसिस का रूपांतरण, इसका मतलब क्या होता है। बेटा मेटाजेनेसिस आपने सुना होगा कि आपने एक फाइलम होता है सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा में क्या होता है कि वहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है मेटाजेनेसिस की, ठीक है ना, मेटाजेनेसिस। और एक होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ये बोलते हैं, ठीक है, मेटाजेनेसिस। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, जो कि ओबेलिया में पाई जाती है, फाइलम सिलेंट्रेटा में। तो एक जीव के अलैंगिक और लैंगिक प्रवस्थाओं के बीच का जो पीढ़ी एकांतरण होता है, इसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। फर्स्ट आंसर बेटा हमारे पास में आ जाएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या रखते हैं? अक्यूरेंस ऑफ द ड्रास्टिक चेंज इन द फॉर्म ऑफ द ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नहीं बेटा, ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नहीं होता है मेटाजेनेसिस, तो ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी, नहीं बेटा, सेगमेंटेड बॉडी की बात भी, पार्थिनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मेटाजेनेसिस नहीं होता कि उसमें अनिषेक जनन की विधि का प्रयोग हो, ये भी गलत हो गया बेटा, ठीक है। और थर्ड कह रहा है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, यानी कि विविध रूप में पाया जाना भी मेटाजेनेसिस नहीं है। मेटाजेनेसिस का सिंपली मतलब ये होता है कि भाई मोर देन वन जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक प्रवस्थाओं के बीच में पीढ़ी एकांतरण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन ऑफ ह्यूमन फीमेल, यानी कि मानव की महिला में अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है। तो बेटा अंडोत्सर्ग में क्या फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल होता है? क्या अंडोत्सर्ग में ग्रेफिन प्रोडक्ट का पूर्ण विकास होता है? हाँ बेटा, ये बात तो सही है। जब तक ग्रेफिन प्रोडक्ट का पूर्ण विकास नहीं होगा तब तक अंडोत्सर्ग भी नहीं हो पाएगा। फिर क्या रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ये बात भी सही बेटा, अंडोत्सर्ग में रिलीज भी होता है सेकेंडरी oocyte का। फिर कह रहे हैं कि एलएच सर्ज, हाँ बेटा, एलएच सर्ज के बिना तो अंडोत्सर्ग हो ही नहीं सकता, जब तक एलएच पीक लेवल पे नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन, नहीं बेटा, अंडोत्सर्ग के समय क्या होता है, एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा कि जो एस्ट्रोजन होता है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिससे
LH का लेवल भी बढ़ता है और FSH का लेवल भी बढ़ता है, यानी कि LH और FSH ओवुलेशन के टाइम पे बढ़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन के हाई लेवल की वजह से। ये कह रहे हैं कि अंडोत्सर्ग के दौरान ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जो कि बात क्या होगी बोलो बेटा, गलत हो गई। तो इसलिए हमारे पास में चूंकि गलत पूछा हुआ है तो हमारे पास में जो सुटेबल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास में 4th आ जाएगा, क्योंकि यही बात यहाँ पे बेटा गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, यानी ऐसा कौन सा ज्वाइंट इसमें है जो किसी प्रकार का गति अलाउ नहीं करेगा, ऐसी कौन सी संधि। बेटा आप जानते हैं कि उपास्थल संधि जो होती है वो हल्की फुल्की गति दे देती है, ठीक है, तो कार्टिलेज जॉइंट तो हल्की फुल्की गति दे देगी, साइनोवियल जॉइंट अच्छी खासी गति दे देता, तो इसमें तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हमसे पूछा रहा कौन सा जॉइंट मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, तो बेटा वो फाइब्रस जॉइंट आ जाएगा। रेशीय जोड़ बिल्कुल भी गति अलाउ नहीं करते हैं। तो सर आप कहेंगे कंदुक खल्लिका संधि, तो कंदुक खल्लिका संधि भी एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट ही होता है, इसी की वैरायटी होती है, तो इसमें भी अच्छी खासी गति होती है, तो ये हमारे पास में नहीं आएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या लिखा है, मेज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीटेड हो जाते रहते हैं, नीट में होते रहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। पिछले 1-2 सालों में भी 4-5 3-4 क्वेश्चन आते हैं, यदि 2 भी आते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही वेटेज है इनका, ठीक है। सेक्रोमाइसिस सर्वेसी की बात करें, सेक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट क्या करती है बेटा, कमर्शियल प्रोडक्शन कराएगी इथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। मोनास्कस परप्यूरियस की बात करें तो इससे हमें मिलता है स्टेटिन, और स्टेटिन क्या करता है, वो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है बेटा, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम की बात करें तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम की बात करें तो ये प्रोडक्शन कराता है किसका, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का, साइक्लोस्पोरिन ए का, जो कि अंग प्रत्यारोपण के दौरान दी जाती है। और प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी जो कि राइपनिंग कराता है किसकी, स्विस चीज की, तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम प्रतिरक्षी संदमक कारकों का उत्पादन करता है जिसका नाम साइक्लोस्पोरिन ए है। यानी ऑप्शन में देखें तो पहले का 3 आएगा, दूसरे का 4 आएगा, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2 का ऑप्शन बन रहा है कि हमारा 3 4 1 2, ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन 3 4 1 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, असर्शन रीजन दे रखा है कि ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैव ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यदि ये अर्थ है, इस अर्थ पर ये वाला पोर्शन इक्वेटर 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये पूरा जो जोन होता है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। इसके ऊपर टेम्परेट होता है और इसके नीचे भी यहाँ क्या होता है, टेम्परेट, ये पोल्स है। अब हम जानते हैं कि ट्रॉपिकल लेटीट्यूड यानी ट्रॉपिकल हाइट पर, ठीक है, हैव ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन टेम्परेट, यानी इन रीजन के कंपैरिजन में यहाँ पर डाइवर्सिटी हमेशा क्या हुई है, ज़्यादा रही है। और डाइवर्सिटी यहाँ पर ज़्यादा रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण ये कि ये रीजन रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहा है मिलियंस ऑफ ईयर से रिगार्डिंग ग्लेशिएशन, यानी यहाँ पर देखो ये रीजन ऐसा रहा है जब लाखों सालों से जो बर्फ के नीचे ही ढका रहा। अब बर्फ के नीचे ढका रहा तो यहाँ नई स्पेशिएशन नहीं हो पाया, मतलब नई जातियों का उद्भव नहीं हो पाया। अब नई जातियों का उद्भव नहीं हो पाया तो यहाँ पर डाइवर्सिटी कम रही और यहाँ पर क्या रही, ज्यादा, क्योंकि ये एरिया यदि यहाँ बर्फबारी होती भी है तो कुछ समय में वापस से बर्फ हट जाती है। लेकिन ये रीजन लाखों सालों तक भी कभी कभी ऐसा रहा, मिलियंस ऑफ ईयर एगो देखे तो, कि लाखों सालों तक भी ये रीजन जो है ये बर्फ से ढका रहा, यानी यहाँ नई जातियों का विकास नहीं हो पाया, उनकी उत्पत्ति नहीं हो पाई। तो ये भी सही है कि ट्रॉपिकल लेटीट्यूड, क्या लिखा है, ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैव ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन टेम्परेट, कि उष्ण कटिबंधीय अक्षांश ये जिन पर को तुलना शीतोष्ण से करें, ये शीतोष्ण है, इनकी तुलना में अधिक जैव विविधता होती है। कारण क्या है, क्योंकि बिकॉज ट्रॉपिकल रीजन रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, ये भी सही है। और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, आंसर कौन सा आएगा बेटा, ए आएगा। हिंदी में देख लेते हैं, उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में शीतोष्ण अक्षांशों की तुलना में अधिक जैव विविधता होती है, बिल्कुल यहाँ ज्यादा विविधता है, क्योंकि करोड़ों वर्षों तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तुलनात्मक रूप से इनकी तुलना में देखें तो कैसा रहा है, अबाधित रहा है, मतलब उसको किसी की बाधा नहीं आई है, उसमें हिमनदन की बाधा नहीं आई है। तो कारण भी सत्य है, कथन भी सत्य है, और कारण कथन की सही व्याख्या है, आंसर कौन सा आएगा, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में ऐसा हमसे कहा जा रहा है कि इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर द कंफर्मेटरी एविडेंस, यानी कि किसी पर्सन में इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी की बहुत ज्यादा
कमी हो गई, प्रतिरक्षी की बहुत गंभीर कमी हो गई है, आपको अगर अनुमान लगाना है और इसकी पुष्टि के लिए आपको किससे प्रमाण प्राप्त करना पड़ेगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा अप्लाइड बायोलॉजी का है। सीरम एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि परासरण नियमन करती है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी का नियमन करती है कि ब्लड गाढ़ा भी ना हो और ब्लड पतला भी ना हो। हिमेटोसाइट या हीमोसाइट्स तो ब्लड की सेल्स होती हैं, इनका कंफर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। हाँ, सीरम ग्लोबुलिन, बेटा ग्लोबुलिन जो होती है इन्हीं को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये इम्यूनिटी से जुड़ी होती हैं, ये डिफेंस से जुड़ी होती हैं। अगर बेटा ये डिफेंस से जुड़ी होती हैं इसका मतलब है कि इनका ही हम ब्लड लेवल चेक करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर्सन में प्रतिरक्षी गंभीर कमी है कि नहीं है। फाइब्रोनोजन की अंदाजा इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज फाइब्रोनोजन जो बेटा होता है ना, ये क्लॉटिंग से संबंधित है। ब्लड में क्लॉटिंग कराने के लिए फाइब्रोनोजन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो क्लॉटिंग के लिए पता करना होता तो ये आंसर आ सकता था, बट अगर हमें ये पता करना है कि किसी पर्सन में प्रतिरक्षियों की गंभीर कमी है, पुष्टि या प्रमाण प्राप्त करने के लिए हमें सीरम ग्लोबुलिन चेक करना पड़ेगा बेटा उसका। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन। अब क्रोमेटोफोर क्या होता है बेटा? प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाला एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या एक्सटेंशन जिसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। अब पिगमेंट से तो ग्रोथ में नहीं मदद करेंगे, ना मूवमेंट में करेंगे और ना ही रेस्पिरेशन में करेंगे। पिगमेंट्स का काम है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उससे क्या करना? फोटोसिंथेसिस। यानी कौन सा आंसर आएगा? फोटोसिंथेसिस, आंसर 4। क्योंकि वर्णकी लवक में वर्णक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वर्णक, और वर्णक प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिससे वो किस में मदद करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। क्या वृद्धि में करते हैं? नहीं। क्या गति में होगा? नहीं। क्या श्वसन में? नहीं। क्योंकि वर्णक है तो वर्णक के कारण क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अब जैव विविधता संरक्षण हेतु संकीर्ण तथा संकीर्ण उपयोगितावादी तर्क में सम्मिलित होते हैं। अब हमें केवल वो तर्क देखने हैं जो नैरो यूटिलिटेरियन यानी छोटी सोच पर आधारित है। छोटी सोच क्या हो सकती है? कि हमें जैव विविधता को इसलिए बचाना है क्योंकि इससे हमें डायरेक्ट बेनिफिट है। अब डायरेक्ट बेनिफिट देख लो, क्या फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट बेनिफिट है? नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट बेनिफिट है, अप्रत्यक्ष लाभ है। क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डाई मिलती है, लुब्रिकेंट्स मिलते हैं जिन्हें बेचकर हम कमा सकते हैं, तो इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्ट दे रहा है, तो ये कैसा है? नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है। यानी रंजक, स्नेहक जैसे औद्योगिक उत्पाद मिलेंगे, हम उन्हें मार्केट में बेचेंगे, हमें पैसा मिलेगा, इसलिए हमें विविधता को बचाना है। तीसरा, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लो। अब आप अपनी केवल सुंदरता निहारने के लिए यदि आप इसका संरक्षण करना चाहते हैं तो ये भी हमारी कैसी तर्क है? अप्रत्यक्षता के लिए। मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देख रहे हैं कि हमें लाभ हो ही हो, केवल हम सुंदरता, एस्थेटिक प्लेजर के लिए देख रहे हैं, तो ये जो है ये नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, सुंदरता देखना ठीक है। अगला, द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। एस्थेटिक वैल्यू जो है ये कहीं ना कहीं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट में आता है, व्यापक स्तर, व्यापक उपयोगितावादी तर्क में आता है। लेकिन फाइबर, फायरवुड या कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलेगा तो नैरो यूटिलिटेरियन में आएगा कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ होगा हमें, इसलिए हमें विविधता को बचाना है। प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस आएगा तो इससे भी हम बड़ा व्यापार कर सकते हैं, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, इसलिए हमें विविधता को बचाना है। यदि हम ऐसे तर्क देंगे जिसमें हमें प्रत्यक्ष लाभ के बारे में बताया तो ये सारे तर्क किस में आएंगे? नैरो यूटिलिटेरियन या संकीर्ण रूप से उपयोगितावादी तर्क। यानी आंसर कौन सा आएगा? सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स। सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स किस में दे रखा है? सेकेंड में दे रखा है, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें गलत कथन का चयन करना है। अब दे रखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये T1 स्तर है, ये T2 है, इसने जितना भी प्रोड्यूस किया उसे हमने जीपीपी कहा, उस जीपीपी से हमने R को माइनस किया, हमें क्या मिला बेटा? एनपीपी। अब यही एनपीपी किसके लिए अवेलेबल है? T2 के लिए। अब T1 तो हमें पता है उत्पादक था, और उत्पादक तो हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। और T2 जो है वो कंज्यूमर है, जिसे हम उपभोक्ता बोलते हैं। और प्रोड्यूसर जो होता है वो ऑटोट्रोफिक होता है, स्वपोषी होता है। लेकिन ये तो कैसा होता है? हेटरोट्रोप होता है। तो क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास। क्या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक अवेलेबल बायोमास है? किसके लिए? कंज्यूमर के लिए या हेटरोट्रोप के लिए? क्या यहाँ क्या लिखा है? फॉर द कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रोप। क्या ये ऑटोट्रोप के लिए अवेलेबल बायोमास होता है? क्या नहीं होता है। ये किसके लिए होता है? कंज्यूमर या हेटरोट्रोप के लिए, प्राइमरी कंज्यूमर या हेटरोट्रोप के लिए। तो एनपीपी एक अवेलेबल बायोमास है, लेकिन फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटरोट्रोप्स, नॉट ऑटोट्रोप्स। ये पहला ही गलत है, क्योंकि ये जो प्राथमिक उत्पादकता है इसमें हम नेट प्राथमिक उत्पादकता देखते हैं, ये स्वपोषी के लिए उपलब्ध जैव भार नहीं है,
ये परपोषी के लिए उपलब्ध जीवमार है, जो कौन से स्तर पर आता है, T2 पर। तो पहला तो गलत हो गया। बाकी तीनों भी देख लेते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द इनहेबिटिंग प्लांट स्पीशीज। बिल्कुल बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम पे प्लांट है। अब बड़े प्लांट होंगे जिनका जीवभार ज्यादा होगा, उत्पादकता ज्यादा होगी, तो उस स्थान पर हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा दिखेगी। यानी जहां प्राथमिक उत्पादकता ज्यादा, वहां पादप जातियां भी अच्छी होगी, पर्यावरणीय कारक अच्छे होंगे, पोषक की उपलब्धता अच्छी होगी, और पादप की प्रकाश संश्लेषण क्षमता भी ज्यादा होती है। ठीक है, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहा, पादप दिखने में बहुत बड़ा है, तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वहां प्राथमिक उत्पादकता ज्यादा नहीं होगी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये लिखा कि सकल प्राथमिकता उत्पादकता में से जब शोषण हानि को माइनस कर देंगे तो हमें कुल या नेट बोल सकते हैं, नेट प्राथमिक उत्पादकता आ जाएगी। The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion ton of organic matter। ये भी सही बात है। पूरे संपूर्ण जीवमंडल की बात करें, बायोस्फीयर की बात करें, अर्थ की बात करें, तो यहाँ से 170 बिलियन टन जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है हमें प्राप्त होता है, जिसका हम मानते हैं कि 55 बिलियन टन जो है वो ओशन से आता है, और बाकी रेस्ट जो है वो किससे आता है, टेरेस्ट्रियल से आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल, यहाँ वाटर देखो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है फोटोसिंथेसिस में, जिसमें 2 हाइड्रोजन 2H प्लस, साथ में क्या निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, साथ में नेसेंट क्या निकलती है, ऑक्सीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर जहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स काम करता है, OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर की स्प्लिटिंग कराते हैं, जल का प्रकाशीय अपघटन कराता है। इसमें बेटा जरूरत पड़ती है मैग्नीज की और क्लोरीन की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीज की और क्लोरीन की। और थोड़ा और डीप पे पूछे तो आप कैल्शियम भी बोल सकते हो। तो वैसे तो यही एक PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हमें याद होना चाहिए कि वाटर की स्प्लिटिंग में कौन से 2 एलिमेंट काम आ रहे हैं, मैग्नीज और क्लोरीन। अब ये PYQ है, अदरवाइज ये सारी बातें लिखी थी मिनरल न्यूट्रिशन नाम के टॉपिक में, ठीक है, चैप्टर में। तो अभी के लिए हमारा आंसर कौन सा आएगा, 4th, क्योंकि ये 2 एलिमेंट ही है जो OEC को में जरूरी है, यानी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में काम आते हैं, जो वाटर की स्प्लिटिंग करवाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, राइजोम जो कि रूट है, प्रगंध जो कि एक प्रकार का तना है, सॉरी रूट नहीं है, तना है, ठीक है, स्टेम है, और स्टेम जो है बनाना में मिलती है। बिल्कुल सही बात है, यहां पर बनाना के अंदर, केले के अंदर प्रकंद या राइजोम के थ्रू, अब तो आपने देखा होगा केले का पेड़ एक जगह उगाया हमने, वो पूरा फैलते फैलते पूरी तरफ फैलता जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है, इसका जो राइजोम होता है, वो अंदर ही अंदर फैलता जाता है और अन्य जगह से बाहर ओब्लिकली निकल जाता है, जिससे पूरा जो पेड़ है, जो उसका आसपास का एरिया है, वो वहां पे हर जगह हमें कौन सा पेड़ दिखेगा, बनाना का। अगला बाइनरी फ्यूजन। अब बेटा बाइनरी फ्यूजन तो यूनिसेलुलर में होता है और सार्गेसम के साथ मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन द्विखंडन जो है वो सार्गेसम में पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या। कोनिडिया पेनिसिलिन में पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलिन किसमें, एस्कोमाइसिटीज, उसमें कोनिडिया होगा। ऑफसेट के द्वारा क्या वाटर हाइसिन जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, कर सकते हैं, या फैलते हैं, बिल्कुल फैलते हैं। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पेडिग्री बेस्ड होता है और उसमें देखिए क्या बोला गया आपसे, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड, यानी कि जो डार्कर वाले हैं ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है बेटा। अब कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री, आपको इस पेडिग्री को पहचानना है कि किस प्रकार की पेडिग्री या वंशावली है। यानी कि मानव वंशावली में ये भरे हुए संकेत प्रभावी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो दी गई वंशावली के प्रकार को आपको पहचानना है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो देखो हमें देखना कि ये डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। बच्चा आपको देखना पड़ेगा कि जनरेशन गैप है कि नहीं है। तो आपको जनरेशन गैप चेक करना मैंने आपको सिखाया कि अगर भैया अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, या ऐसा देखो कि अगर कोई बच्चा अफेक्टेड है उसके पेरेंट्स अफेक्टेड होने चाहिए अगर डिसीज डोमिनेंट है। तो अगर बच्चा अफेक्टेड है और पेरेंट्स में डिसीज नहीं है, इसका मतलब जनरेशन गैप आ गया, तो वो बीमारी रेसेसिव हो जाएगी। चेक करते हैं बेटा, लाइक ये बच्चा अफेक्टेड है बट इसके कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो बीमारी क्या हो गई, रेसेसिव। एक से ही कंफर्म हो गया। पूरी पेडिग्री में कहीं एक जगह भी मिल जाए, ठीक है ना। लाइक यहाँ देखो, ये दोनों बच्चे अफेक्टेड हैं बट इसकी दोनों में से कोई भी पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। सर आप कहेंगे सर ये बच्चा यहाँ पे अफेक्टेड है, इसके पेरेंट तो अफेक्टेड हैं। हमें ये चेक करना है कि पूरी पेडिग्री में बस एक जगह मिल जाए ऐसा कि बच्चे अफेक्टेड हैं बट उनके दोनों में से कोई भी पेरेंट अफेक्टेड ना हो, तो वो बीमारी रेसेसिव हो जाएगी। तो भैया ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे बच्चा अफेक्टेड है, पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, यहाँ बच्चा अफेक्टेड है, पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, तो ये तो बीमारी कंफर्म होगी कि रेसेसिव है, डोमिनेंट तो नहीं है। ये रेसेसिव हो गई। अब ये बीमारी डोमिनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज तो कंफर्म है कि भाई डोमिनेंट वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे पास में। 50% क्वेश्चन आपने एक बार में ही सॉल्व कर लिया।
नेक्स्ट ट्रिक देखिए बेटा, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे ही पूछा कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। बेटा एक बात आपको बताते हैं, आप जानते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर होगा तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगा, यानी कि मदर से सन में जाएगी बीमारी और फादर से डॉटर में जाएगी। आप इस पार्ट को जरा देखिए, आप ये देखिए मदर अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड यानी कि इसके एक्स लिंक्ड अगर होती तो दोनों पे ये जीन होता बीमारी का, तभी अफेक्टेड होती। और अगर मदर अफेक्टेड है तो सन नॉर्मल आ नहीं सकता बेटा। कंफर्म है कि नहीं बोलो बेटा? मदर अफेक्टेड और सन नॉर्मल आ गया, ये कंडीशन होती कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। आप ही सोचो ना बेटा कि अगर मदर अफेक्टेड है, दोनों इसके एक्स एक्स में जीन है बीमारी का, तो एक एक्स तो मदर से सन में जाएगा ही जाएगा, तो सन नॉर्मल कैसे आ गया? यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, इसका मतलब है कि हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑटोसोमल रिसेसिव हमारे पास में आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। बेटा आप जानते हैं दो सर्कुलेटरी पाथवे, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास में हार्ट आ गया, जो हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ चलेगा बेटा, सिस्टमेटिक हार्ट है ना, ये देखिए इस तरह से एन ऑर्गन टू वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, इसी बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेकिन जो हार्ट से निकल के लंग्स की तरफ जाएगा, ये देखिए लंग्स की तरफ जा रहा है, फिर लंग्स से वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, तो बेटा इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्किट है। बट ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि किन जंतुओं में से किसी एक में दो अलग अलग परिसंचारी पथ होते हैं, यानी मिक्स नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखो बेटा, लिजार्ड जो होता है इसमें ये आपकी रेप्टाइल्स में आती है, शार्क फिश में आती है, वेल मैमल होती है, और फ्रॉग एम्फीबिया होता है। बेटा एम्फीबिया में, फिशेस में और रेप्टाइल में अगर आप देखेंगे तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, एम्फीबियन में और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है ना। और इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट पार्टीशन होता है वेंट्रिकल में, जिस वजह से वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स हो जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इनमें डबल सर्कुलेशन तो नहीं मिलेगा, प्रॉपर इनकम्प्लीट मिलेगा। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वेल में बेटा, लाइक दिस, और यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं, और यहाँ पे एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल, और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल। तो ये हमारा हो गया डबल सर्कुलेशन, जो कि मिलेगा हमें किसमें? वेल में। तो हमारे पास जो सुटेबल आंसर आ जाएगा बेटा वो हमारा हो जाएगा वेल। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है? फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन। अब बेटा फ्लावर्स की बात करें तो हमें फैमिली का भी ध्यान होना चाहिए कि यूनिसेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअलिटी थोड़ा हमें आसानी से पता लग पाए। चाइना रोज मालवेसी फैमिली, ओनियन लिलियसी फैमिली, पी फेबेसी फैमिली, कुकुम्बर कुकुरबिटेसी फैमिली। अब इनके बारे में, खीरा कुकुरबिटेसी में आता है, गुड़हल जो है मालवेसी में आता है, प्याज लिलियसी में और मटर फेबेसी में आता है। अब यदि हम देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ये भी बाइसेक्सुअल करते हैं, और ऑनियन में भी क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। केवल बचा कौन? कुकुम्बर। तो खीरे को छोड़कर सभी जो हैं, सभी पादप जो हैं, इनमें हमें जो फ्लावर है, फ्लावर की बात कर रहे हैं, पादप से नहीं देख रहे हैं, तो फ्लावर जो है वो कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। तो कुकुम्बर में किसके चांसेस है? यूनिसेक्सुअल के। किन में नहीं है? चाइना रोज, पी और ऑनियन, क्योंकि इन तीनों में कैसे हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फल है? अनिषेक फल मतलब जहां फल का निर्माण हो रहा है बिना निषेचन के, और बिना निषेचन के हो रहा है तो बीज नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? बीज। इनमें से जैक फ्रूट की बात करें, कटहल बीज होते हैं, ब्रिंजल बिल्कुल होते हैं बीज, एप्पल इनमें भी बीज होते हैं। ठीक है, अब बीज होते हैं मतलब ये पार्थिनोकार्पी से तो बन नहीं सकते, मतलब ये किससे बने होंगे? सारे के सारे नॉर्मल रिप्रोडक्शन से हुआ होगा। लेकिन बनाना में बीज नहीं होते, सीडलेस फ्रूट है, और ये एक फीचर है किसका? पार्थिनोकार्पी का, अनिषेक फलन का। ठीक है, तो इसी के कारण इनका जो फल है वो कैसा है कि बीज रहित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ प्लियोट्रोपिक जीन, यानी कि जो बहुप्रभावित जीन होता है, यानी जो प्लियोट्रोपी शो करता है, इसके बारे में खास बात क्या है? बेटा आपको साफ साफ पढ़ाया गया कि एक जीन जो कि प्लियोट्रोपिक जीन होता है, इसकी वजह से एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, यानी कि एक ऐसा जीन जिस एक जीन के कारण एक से ज्यादा फिनोटाइप एक्सप्रेस हों उसे बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। ओनली फाउंड इन प्लांट्स, क्या केवल पौधों में पाए जाते हैं? नहीं बेटा, एनिमल्स में भी, हम लोगों में भी होता है बेटा प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया में उसका एग्जांपल हो जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल्स और फिनाइलकीटोनुरिया भी आप जानते हैं इसका एग्जांपल होता है। कंट्रोल्स अ ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अनदर जीन, कि हमेशा ये तभी लक्षण को नियंत्रण करेगा जब अन्य जीन से संयोजित हो जाएगा, नहीं,
अन्य जीन से संयोजन का कोई संबंध इसका नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये भी बेटा गलत हो गया। कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल, हाँ यार ये बात तो सही लग रही है इसके हिसाब से कि एक इंडिविजुअल में एक सिंगल जीन मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करेगा, एक व्यक्ति में बहुत से लक्षणों को नियंत्रित करेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है इस एक्सप्रेस ओनली इन प्रिमिटिव प्लांट्स में आदिम पादपों में होता नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये मॉडर्न ह्यूमन हम लोगों में भी एक्सप्रेस होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर बेटा थर्ड आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि मानव के कंकाल तंत्र का कौन सा कार्य नहीं है। तो खनिजों का भंडारण करता, हाँ बेटा बोन्स तो करती खनिजों का भंडारण, तो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स है। फिर प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, बेटा हीट का प्रोडक्शन करना इसका काम नहीं होता है, बॉडी हीट बोन्स थोड़ी प्रोड्यूस करती हैं, तो ये तो बेटा है ना, वो तो मैकेनिकल हीट जनरेट होती है वाइब्रेशंस के शिवरिंग की वजह से, वो तो मसल्स की वजह से होती है। कंकाल तंत्र नहीं करता बेटा, स्केलेटल सिस्टम नहीं करता। लोकोमोशन कराता क्या, हाँ कराता है। प्रोडक्शन ऑफ एथ्रोसाइट यानी यस आरबीसी प्रोडक्शन, रेड बोन मैरो, आप जानते हैं लॉन्ग बोन्स के एंड पे रेड बोन मैरो होती है और वहां पे आरबीसी यानी रक्ताणुओं का उत्पादन होता है। तो कौन सा कार्य नहीं है बेटा, देह ऊष्मा का उत्पादन इसका कार्य नहीं होता है। तो हमारे पास जो सुटेबल आंसर बेटा यहाँ पे आने वाला है वो आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ जॉलेस फिश which lays egg in the fresh water and whose amniocetes larvae after metamorphosis return to the ocean is, यानी कि एक जबड़ाहीन मछली जो अपने अंडे लवण जल में देती है और एमनोसीड लार्वे कांतरण के बाद वापस समुद्र में जाते हैं। आलवणी जल में अंडे दे दिए और मेटामॉर्फोसिस या कांतरण के लिए कहाँ जाएंगे बेटा, ये आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी साइक्लोस्टोम्स में होती है। साइक्लोस्टोम्स यानी कि आप जानते हैं जिनका माउथ सर्कुलर होता है, जॉलेस फिशेस जो होती है उनमें होती है कि वो अपने अंडे लवड़ी यानी ताजे जल में देती है, बट अंडे से जब लार्वा निकलता है तो वो कांतरण करने के बाद वापस से समुद्र में आ जाता है। तो पेट्रोइसम हो सकता है या टेरोफाइलम हो सकता है, नहीं बेटा ये तो एंजल फिश होती है, ये तो बोनी फिश है, इसमें नहीं होता है। हाँ पेट्रोमाइजोन जो है ना हमारा बेटा, ये हमारा साइक्लोस्टोम का एग्जाम्पल है, तो पेट्रोमाइजन आंसर आ जाएगा। नियोमिक्सिन नहीं होती बेटा यहाँ पे, और साथ में हिप्पोकैम्पस भी नहीं होता क्योंकि हिप्पोकैम्पस तो समुद्री घोड़ा है, ऑस्टिक में आता है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, फिलिफॉर्म एपरेटस, क्या बोल रहा है, फिलिफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो। अब बेटा जब भी एब्रेसिव बनाया होगा आपने माइक्रोपाइल साइड पे 2 सेल बनाई होगी जिन्हें हमने कहा था सिनर्जिट, और ऊपर बनाया होगा 1 सेल, और यहीं पर होते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। तो फिलिफॉर्म एपरेटस किससे जुड़े हुए हैं बेटा, सिनर्जिट से जुड़े हुए हैं। यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, सिनर्जिट। ठीक है, कि तंतुरूपी उपकरण जो है वो किसका लाक्षणिक गुण है, सहायक कोशिका का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनना था। अब हमें सही कथन देखते हैं। एपिडर्मल सेल में स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वैक्यूल, बिल्कुल एपिडर्मल सेल जो होती है बेटा उनमें बड़ा सा लार्ज वैक्यूल होता है, और उन्हीं के अंदर हमें पेरिफेरल क्या दिखता है, उन्हीं के अंदर पेरिफेरल क्या दिखता है, हमें साइटोप्लाज्म दिखता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, वैक्सी लेयर क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, होती है बिल्कुल। ठीक है, रूट के अंदर वाटर का उनके कहीं लॉस को बचाना नहीं है, इसलिए वैक्सी लेयर वहां पे क्या होगी, मूल में मूल का बना आवरण जो है क्यूटिकल वो अनुपस्थित होता है। क्यों, क्योंकि मूल को जल हानि नहीं बचानी है, वो जल हानि भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो जल के अंदर ही है, आसपास ही है। रूट हेयर आर यूनिसेलुलर वाइल स्टेम ट्राइकोम आर मल्टीसेलुलर, बिल्कुल मूल रोम एक कोश के होते हैं, जबकि तने के जो रोम होते हैं जिन्हें त्वचा रोम कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं, बहुकोश के होते हैं। इसी कारण मूल रोम आसानी से टूट जाते हैं, त्वचा रोम कभी कभी हार्ड हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं। ट्राइकोम्स आर ब्रांच अनब्रांच सॉफ्ट स्टिफ सेक्रेटरी और ट्रांसपिरेशन को बचाते हैं, कम करते हैं, मतलब बचाव करते हैं ट्रांसपिरेशन का। बिल्कुल कि बेटा इसमें एक ऑप्शन नहीं है 5th में 4th में, चलो मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। तो अभी हम देखते हैं, ये 4 वाला जो ऑप्शन है वो इधर नहीं दे रखा है इन्होंने, इधर उन्होंने 5वां दे रखा है डायरेक्ट, कि द्वार कोशिका द्विबीजपत्री में डंबल के आकार की और एक बीजपत्री में सेम के आकार की। आई थिंक पेपर में होगा ये, एक बार देख लेंगे। तो ट्राइकोम जो है, ट्राइकोम जिन्हें हम हिंदी में त्वचारोम कहते हैं, त्वचारोम शाखित भी अशाखित भी, ठीक है, कोमल भी नर्म भी और हार्ड भी हो सकते हैं, मतलब कठोर भी हो सकते हैं। साथ में वो कहीं कहीं स्त्रावी हो सकते हैं, स्त्रावण करते हैं, और वो जो हैं वॉष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। बिल्कुल यहाँ आता तो सही आता। अगला, गार्ड सेल आर डंबल शेप्ड इन डाइकोट एंड बीन शेप्ड इन मोनोकोट, बेटा ये उल्टा लिखा है, गार्ड सेल आर बीन शेप्ड इन डाइकोट एंड डंबल शेप्ड इन मोनोकोट। ठीक है, यहाँ पर होता द्वार कोशिका द्विबीजपत्री में डंबल के आकार की तथा एक बीजपत्री में सेम के आकार की, ये गलत है बेटा। क्यों, क्योंकि उल्टा लिखा, द्वार कोशिका इधर
सेम के आकार की, इधर क्या होगी, डंबल आकार की। तो इस हिसाब से देखिए तो आखिरी वाला गलत है, और यहाँ पर फिर ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम देखें यदि इंग्लिश के हिसाब से आंसर दें अपन, तो अपन बोल सकते हैं सभी सही है, किसको छोड़कर, पांचवे को छोड़कर। और यहाँ कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। तो कहने का अर्थात यहाँ आता, यदि मैं हिंदी के हिसाब से यदि पेपर में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो फिर या तो आपको करेक्ट करवा दिया जाएगा, या फिर आप इंग्लिश के हिसाब से आंसर करिएगा कि 5 को छोड़कर जो बाकी हिसाब भी है वो सही है, और केवल 5वां सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन द शुगर मेटाबॉलिज्म। बेटा जो ऐसा हार्मोन आपको बताना है जो कि शर्करा के उपापचय में शामिल नहीं होता है। बेटा शर्करा के उपापचय समझते हो ना, शुगर मेटाबॉलिज्म में देखो एल्डोस्टेरोन शामिल नहीं होता। बेटा इसको बोलते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, और ये निकलता है जोना ग्लोमेरुलोसा से। ठीक है बेटा, तो आप जानते हो कि अधिवृक्क वल्कुट की जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन निकलता है। ये शुगर के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन हाँ क्या बाकी इन्वॉल्व होते हैं। इंसुलिन बेटा मेन चीफ हार्मोन है, शुगर को कंट्रोल करता है बेटा, है ना। ग्लूकेगॉन मेन हार्मोन है, ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को घटाता है, दोनों ही शुगर के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। कॉर्टिसोल बेटा ये भी हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, उच्च रक्त शर्करा के लिए जिम्मेदार होता है, हर तरह से ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा के ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, यानी कि अति ग्लूकोज रक्तता हार्मोन है कॉर्टिसोल, तो ये भी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ये भी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, बट इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को घटाएगा। कुल मिला के तीनों हार्मोन जो हैं वो ग्लूकोज के उपापचय संबंधित हैं, एल्डोस्टेरोन संबंधित नहीं है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के उपापचय संबंधित नहीं है, तो हमारे पास सुटेबल आंसर बेटा आ जाएगा एल्डोस्टेरोन, यानी कि फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिखा है गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मीन फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ, यानी जो सुनहरे चावल या गोल्डन राइस होता है ये आनुवंशिक रूपांतरित फसल है। इसमें से किसके जैविक संश्लेषण के लिए इसमें जीन डाला गया था बेटा, आप जानते हैं गोल्डन राइस विटामिन ए, वैसे तो बीटा कैरोटीन होता है बेटा, तो विटामिन ए के संश्लेषण के लिए इसमें जीन डाले गए थे, जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है बेटा, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें, और ये सारे फीचर बैक्टीरिया के कौन से पार्ट से संबंधित है, ठीक है, किस संरचना से संबंधित है। अब बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है कोशिका द्रव्य, रुकिए क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, यह कोशिका द्रव्य में प्लाज्मा झिल्ली का विस्तार है। प्लाज्मा झिल्ली का विस्तार तो कौन होता है, मेसोसोम या क्रोमेटोफोर हो सकते हैं, तो यहाँ मेसोसोम और क्रोमेटोफोर दोनों है। These extension are in the form of vesicle, tubule and lamella है। इनका विस्तार पुट्टिका, नलिका और पट्टिकाओं के रूप में होता है, तो ये तो कौन होगा बेटा, मेसोसोम होगा। सेलुलर फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सिक्रीशन प्रोसेस में काम आएगा, तो भी कौन होगा, मेसोसोम। तो ये सारी विशेषताएं जो दे रखी है, भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति, स्त्राविण, ये सारे के सारे मेसोसोम से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखा जीन शोइंग कोडोमिनेंस है, यानी कि एक ऐसा जीन जो कि सह प्रभाविता दिखाता है। लिखा है कि अगर बेटा सह प्रभाविता है, यानी कि पेरेंट 1 जो है इसका भी एलील एक्सप्रेस करेगा, और जो पेरेंट 2 है इसका भी एलील एक्सप्रेस करेगा। यानी कि ये तो वही बात हुई ना कि भैया हमने क्रॉस कराया किसका, एक ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का बी ब्लड ग्रुप वाले से, तो बच्चे में ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप आ गया, यानी ए बी ब्लड ग्रुप हो गया उसका, बिल्कुल सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे एलील्स टाइटली लिंक्ड होते हैं क्या, नहीं बेटा। एलील दैट आर रेसेसिव टू ईच अदर, नहीं बेटा। बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगोट, सही बात है बेटा। यानी कि IA एलील और IB एलील अपने आप को एक साथ इस हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा बेटा। तो विषम युग्मज में दोनों युग्मविकल्पी यानी एलील्स अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, आंसर सही है बेटा। फिर लिखा एक युग्मविकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है, नहीं तो डोमिनेंस में होता है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो थर्ड आंसर हमारे पास में सुटेबल आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, Which one of the following hormone through synthesized elsewhere is stored and released by the master gland, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि कहीं अन्य स्थानों पर संश्लेषित होता है, लेकिन उसका भंडारण और निर्मोचन पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। तो आप जानते हैं बेटा कि लुटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो तो पीयूष ग्रंथि में ही बनता है, LH है ना, और प्रोलेक्टिन भी पीयूष में बनता है, MSH भी पीयूष के मध्यपिंड में बनता है, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है बेटा ये हाइपोथैलेमस में बनता है, और इसका भंडारण जो होता है वो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यानी कि पार्स नर्वोसा में, ठीक है ना बेटा, यहाँ से स्रावित होता है। तो हमारे पास में ADH आंसर आ जाएगा। इसे बेटा हम लोग प्रतिमूत्र हार्मोन कहते हैं।
अंग्रेजी में इसको हम लोग वेसोप्रेसिन भी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये वो हार्मोन है जो कहाँ बनता है, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस में बनता है, कहीं और बनता है यानी कि, बट पीयूष ग्रंथि द्वारा इसका निर्मोचन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्या बोल रहा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल शो, तारक केंद्र का अनुप्रस्थ काट देखिए यदि हम, तो परिधि में कितने सूक्ष्म नलिकाएं दिखती है, 9। पहले तो अरेंजमेंट देखो, इसका अरेंजमेंट होता है 9 + 0, परिधि 9 है और सारे के सारे त्रिक है, ट्रिपलेट्स होती है, बिल्कुल 9 है ये रहा। और सिंगलेट बीच में जो है वो 0 होती है, वहां कोई सिंगलेट नहीं होता बेटा, यहाँ सिंगलेट लिख दिया, सिंगलेट नहीं आएगा। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट होती भी नहीं है और यहाँ तो पाई भी नहीं जाती, केवल अग्रभाग में पाई जाती है। और वो भी कैसी होती है, वहाँ भी प्रोटीनियस भाग होता है जिसको धुरी कहते हैं, हब कहते हैं, सेंट्रल हब। सेंट्रल हब होगा 1 होगा, स्पोक कितने होंगे 9। तो यदि हम इस प्रकार स्ट्रक्चर देखेंगे तो ए से डंडिया कितनी होगी, 9 होगी टोटल, क्लियर। और इंटर ट्रिपलेट ब्रिज की बात करें तो वो भी कितने होंगे, 9 होंगे। यानी अरेंजमेंट से ही बता सकते थे आप कि सेंट्रल में यहाँ एकक नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर 0 आता, क्योंकि ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, वहाँ पे प्रोटीन की जमावट है, जिसे हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, धुरी। क्या बोलते हैं, धुरी। तो 9 + 0 आएगा अरेंजमेंट, 9 + 0 हब 1 है, 9 स्पोक है, इंटर ट्रिपलेट 3 है, यानी आंसर, सॉरी इंटर ट्रिपलेट ब्रिज जो है वो 9 है। आंसर क्या आएगा बेटा, 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एवोल्यूशन का, कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेटा मिलेनिज्म या औद्योगिक कृष्णता एक प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है, क्योंकि उत्परिवर्तन के कारण ऐसा कुछ हुआ नहीं था। न्यू लैमार्किज्म का इसका कोई लेने देना है नहीं, डार्विन का भी कोई लेने देना नहीं है। डार्विन ने और लैमार्क ने इसके बारे में नहीं बताया था। ये तो औद्योगिक कृष्णता यानी इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की बात हो, जो कि इंग्लैंड का केस था, ठीक है ना बेटा, आपने पढ़ा होगा 1800 समथिंग में। तो ये हमारा केस आ गया, प्राकृतिक चयन का फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा इसका। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में कि द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, यानी स्तन का प्रत्येक ग्रंथिल ऊतक विभाजित होता है बेटा 15 से 20 स्तन पालियों में विभाजित होता है, ठीक है। 15 से 20 स्तन पालियां पाई जाती हैं प्रत्येक स्तन ग्रंथि में। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, द वीट ग्रेन, वीट की बात करें तो बेटा मोनोकोट की डाइकोट। सबसे पहले तो वीट के बारे में बात रखना है, पोएसी फैमिली की बात कर रहे हैं। गेहूं के दाने में घास का कुल की बात कर रहे हैं, पोएसी, इसकी बात कर रहे हैं, पोएसी। और ग्रास के अंदर आपने सुना होगा कि इनमें एक लार्ज शील्ड शेप कोटालेडन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। इसी को प्रशल्क कहते हैं, इसी को वरुथिका भी कहते हैं हिंदी में। तो हमारा आंसर तो डायरेक्ट ही आ रहा है कि वीट ग्रेन के पास यानी ग्रास में जो एम्ब्रियो होता है उसके पास अलावा एक बड़ा सा, एक मतलब एम्ब्रियो की तुलना में बड़ा सा सिंगल कोटालेडन होता है, जो कि शील्ड आकार यानी एकदम शील्ड शेप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। आइए नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉकरोच का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि द बॉडी सेल्स ऑफ कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ। बट आपको मालूम हो, तिलचट्टा जो होता है उसकी जो सेल्स है बॉडी की, वो जो नाइट्रोजन वेस्ट रिलीज करती है वो पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में करती है, वो हीमोलिम्फ में जाता है। फिर हीमोलिम्फ से जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है वो उसको एब्जॉर्ब करती है और अंदर जाकर उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती हैं। तो बेसिकली जो तिलचट्टे की शरीर की कोशिकाएं हैं इनके बारे में बोल रहा है, ये अपने नाइट्रोजन अपशिष्ट को हीमोलिम्फ में किस रूप से डालती हैं, तो पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में डालती हैं, यूरिया के फॉर्म में नहीं डालती, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं डालती, अमोनिया के फॉर्म में भी नहीं डालती। हाँ, बाद में पोटेशियम यूरेट से आगे चल के मेल्पिगियन ट्यूब्यूल से यूरिक एसिड बनता है, जो कि हाइंड गट में रिलीज कर दिया जाता है। तो आंसर हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी निम्नलिखित जैव अणुओं में से किसमें फॉस्फोडाइस्टर बंध पाया जाता है। अब बेटा मोनोसेकेराइड जब पॉलीसेकेराइड में जुड़ते हैं तो इनमें जो बॉन्ड होता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, शुगर बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला बात करें, जब पॉलीपेप्टाइड चेन यानी पूरा प्रोटीन बनता है तो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं आपस में, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ये भी नहीं हो सकता। जब न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हम जानते हैं कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर, यानी वहां स्टर के कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, 2, इसलिए हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये हमारा सही आंसर है। फोर्थ पे आ जाते हैं, जब फैटी एसिड डाइग्लिसराइड में देखोगे तो डेटा एक ध्यान रखना, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जुड़ता है तब भी स्टर बॉन्ड बनता है, लेकिन वहां पर 2 नहीं है, मतलब वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है, वो स्टर बॉन्ड है केवल, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी आंसर कौन सा आएगा हमारा, 3rd। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि टर्म लिंकेज किसने दिया था, संलग्नता लिंकेज शब्द किसने दिया था बेटा, आप जानते हैं टीएच मॉर्गन, है ना। इन्होंने लिंकेज की खोज की थी, ड्रोसोफिला पे प्रयोग किए थे, फ्रूट फ्लाई पे टीएच मॉर्गन। बेटा मेंडल ने तो पी पे एक्सपेरिमेंट किए थे, सट्टन और बावरिन ने तो क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में बात की थी, गुणसूत्र पे जीन्स होते हैं इसके बारे में बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। क्या लिखा है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा गलत कथन है।
हमें गलत कथन ढूंढना है। अब म्यूकर की बात करें, म्यूकर क्या है बेटा? फंजाई है। फंजाई में भी कौन सी फंजाई है आपको ध्यान होना चाहिए, ये फाइकोमाइसिटीज है। कौन सी है बेटा? फाइकोमाइसिटीज है। अब फाइको को यदि आप थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोल देते हैं ऊमाइसिटीज, क्या बोल देते हैं? ऊमाइसिटीज। और एक को बोल देते हैं बेटा जाइगोमाइसिटीज, क्या बोल देते हैं? जाइगोमाइसिटीज। अब जब बात करें म्यूकर की में क्या बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर होता है बेटा? ऊमाइसिटीज के एग्जांपल है आर बोले तो राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। और जाइगोमाइसिटीज का एग्जांपल है म्यूकर म्यूसिडो, ठीक है, पिन मोल्ड भी बोल देते हैं कभी कभी। राइजोपस जो है या ओमाइसिटीज जो है, इनमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में क्या मिलता है? ज़ूस्पोर मिलता है। लेकिन जब मैं जाइगो की बात करूं तो यहां पर मुझे मिलेगा ए प्लेनोस्पोर। क्या मिलेगा? ए प्लेनोस्पोर। अब आप जानते हैं कि जो फ्लैजिलेटेड है वो ज़ूस्पोर है, ज़ू मतलब मोटाइलनेस, और ए प्लेनो यानी नॉन मोटाइल, यानी म्यूकर में बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर जो है ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि म्यूकर में ए प्लेनोस्पोर होता है। अब एनसीईआरटी ऐसा अलग अलग नहीं बताती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा आप डीप में पढ़ेंगे अच्छा है। आपने पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आए होंगे। तो म्यूकर जाइगो का एग्जांपल है जिसमें ए प्लेनोस्पोर है जो कि मोटाइल नहीं नॉन मोटाइल है। क्या हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? बिल्कुल बेटा, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट भी बोलते हैं, यानी मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, यह इनका प्रारूपिक लक्षण है और वो अगुणित होता है, ठीक है। ब्राउन एल्गी क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फिकोजेंथिन, बिल्कुल इसी के कारण तो ये जो है ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड्स में पाई जाती है, यानी इनका रंग जो है वो भूरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए है, सी है, फिकोजेंथिन है, ठीक है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, बिल्कुल आर्किगोनिया ब्रायोफाइट में होती है। अच्छा, एल्गी में होती है क्या? नहीं होती है, वहाँ ऊगोनिया होती है। टेरिडोफाइट में होती है, जिम्नो में भी होती है। क्या जिम्नो में मेल पार्ट पाया जाता है? एंथ्रीडियम नहीं पाया जाता। तो ये सही है, आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत पादपों में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के बारे में बताना है आपको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्ड टू एज, यानी कि अपस्थानिक सगर्भताएं क्या होती हैं बेटा। देखिए इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस, बिल्कुल परफेक्टली लिखा बेटा यहाँ पे कि अगर यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाता है, गर्भाशय के अतिरिक्त कहीं और भ्रूण का अंतरोपण होता है, तो इसे ही हम बोलते हैं अपस्थानिक सगर्भता। ये तो बिल्कुल सही आंसर हमारे पास में आ गया। तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो की बात यहाँ पे नहीं हो सकती, एम्ब्रियो सही रहता है बट वो गलत जगह पे हो जाता है। तो दोषयुक्त भ्रूण का गर्भाशय में अंतरोपण गलत, गर्भाशय में तो अंतरोपण होगा ही नहीं इसमें, तभी बोलते हैं अपस्थानिक यानी नॉर्मल स्थान के अलावा। नाउ प्रेगनेंसीज टर्मिनेटेड ड्यू टू द हार्मोनल इंबैलेंस, नहीं, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से कोई भी सगर्भता नष्ट नहीं होगी। प्रेगनेंसीज विद द जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, ऐसी सगर्भता जिसमें आनुवंशिक विषमता नहीं बेटा, सिर्फ इतनी सी बात होती है कि जो इम्प्लांटेशन होगा वो गर्भाशय के अलावा किसी अन्य स्थान या फेलोपियन ट्यूब वगैरह पे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्या लिखा है? मोस्ट एनिमल दैट लाइव इन डीप ओशन वाटर। अब बेटा डीप ओशन वाटर में है तो क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, उतना हाई रेट से नहीं करेंगे, लेकिन वही काम एक बचा है। क्या वो कंज्यूमर होंगे? सेकेंडरी नहीं हो सकते। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो तो टॉप कंज्यूमर होंगे, ठीक है, सभी को खाएंगे, किसी को भी ऐसे डेट्रीवोर्स की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। टर्सरी कंज्यूमर नहीं हो सकते, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हो सकते, क्या ही होंगे। लेकिन वो मोस्टली क्या होते हैं? डेट्रीवोर्स होते हैं, अपरत भोजी होते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन प्रोसेस दो जगह मेनली हो सकती है, एक तो सॉइल की सरफेस पे, एक डीप ओशन में या डीप सी वाटर में, या वाटर बॉडीज के या वाटर सोर्सेज के डीप में हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये मोस्टली एरोबिक प्रोसेस है तो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो डीप ओशन वाटर में रहने वाले मोस्ट एनिमल है वो डेट्रीवोर्स होते हैं, वो सड़ी गली चीज़ों को खा सकते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, यानी कि ऐसी बीमारी आपको बतानी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। बेटा पहला ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। बेटा ये प्रोटोजोआ नहीं बल्कि ये वायरल डिसीज होती है। आप जानते हैं इन्फ्लुएंजा की बहुत ही कॉमन डिसीज है, बहुत ही इन्फेक्शियस डिसीज इन्फ्लुएंजा, वायरल डिसीज होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है। सेकंड है बेबेसियोसिस। बेटा बेबेसियोसिस जो होता है ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज बेबेशिया माइक्रोटाई, ठीक है ना, याद रखिएगा स्पीसीज होती है बेटा, माइक्रोटाई होती है। तो ये स्पीसीज जो होती है ये और भी स्पीसीज होती हैं, बट बेबेशिया माइक्रोटा इज फेमस फॉर कॉजिंग बेबेशियोसिस। ये प्रोटोजोआ होता है बेटा, और आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा ये जनरली जो होता है वो टिक्स की बाइट से फैल सकता है। जो टिक्स होते हैं ना उनकी बाइट से फैल जाता है और फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, बॉडी पे पेन होता है, ये बेबेशियोसिस है, ठीक है। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलेडम कॉज करता है, बैक्टीरियल डिसीज है। एसटीडी होती है, ये नहीं होगा बेटा क्योंकि बैक्टीरियल है।
ये प्रोटोजोआन हो गई, ये वायरल हो गया। और ब्लास्टोमाइकोसिस बेटा फंगल डिसीज होती है ना, फंगल डिसीज होती है। तो जो फंगल डिसीज इसलिए क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है, ब्लास्टोमाइसिस एक फंगस होता है, उसके स्पोर्स इनहेल करने पे ये बीमारी हो जाती है। तो ब्लास्टोमाइकोसिस फंगल डिसीज हो गई, ये वायरल डिसीज हो गई, ये प्रोटोजोआन डिसीज हो गई। मलेरिया प्रोटोजोआ होता है ना, है ना, प्लाज्मोडियम, उसके जैसा ही बेबेसियोसिस भी होता है। और सिफिलिस बैक्टीरियल डिसीज होगी। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर बेटा वो सेकंड आ जाएगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन, कौन सा प्रकार की पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों पार्टनर्स को, दोनों जातियों को क्या होता है, एडवर्सली इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। अब दोनों प्रभावित होगी, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, तो दोनों माइनस में रहेगी। और दोनों माइनस में रहेगी तो क्या प्रेडेशन होगा, नहीं, 1 + 1 माइनस, पैरासिटिज्म 1 + 1 माइनस, म्यूचुअलिज्म दोनों प्लस, लेकिन कंपटीशन में दोनों को माइनस होता है। तो कंपटीशन एक प्रक्रिया है जिसमें पारस्परिक क्रिया करने वाली दोनों जातियों को नुकसान होता है। क्लियर है, मतलब एक की जो हम बोल सकते हैं फिटनेस होती है, योग्यता होती है, वो दूसरे की तो उपस्थिति में थोड़ी कम होती है। मतलब वैसे तो दोनों की कम है, लेकिन एक की थोड़ी ज़्यादा कम है, एक की थोड़ी कम है। यानी कंपटीशन में दोनों पार्टनर जो है वो नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं, यानी दोनों को नुकसान होता है स्पर्धा। बेटा इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बेटा कुछ न्यूक्लियर मटेरियल दिया है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के, उसमें आपको बताना है कि सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक जाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। बेटा सबसे बड़े में देखो क्या आएगा, क्रोमोसोम सबसे बड़ा हो सकता है क्या, नहीं बेटा, जीनोम ज़्यादा बड़ा होता है, तो क्रोमोसोम वाले ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। जीनोम सबसे बड़ा होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो ओवरऑल जेनेटिक कंटेंट है किसी भी स्पीसीज का, वो जीनोम हो गया। उसके बाद क्रोमोसोम आता है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड आता है, नहीं न्यूक्लियोटाइड तो छोटा होता है, जीन आएगा, क्योंकि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए बेटा, तो ये तो नहीं आएगा। तो फिर जीनोम, देन क्रोमोसोम, देन जीन, देन न्यूक्लियोटाइड, सेकंड आंसर बेटा हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा यहाँ पे गलत हो गया। तो जीनोम के बाद में गुणसूत्र, गुणसूत्र के बाद में जीन, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड आएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ कलर ब्लाइंड मैन, बट एक्चुअली में ये नीट 2016 का आपका एक क्वेश्चन है। नीट 20 जब रीनीट हुआ था 16 में, जब सेकेंड फेज हुआ था नीट का, ये उसका क्वेश्चन है। इसमें हमने थोड़ा सा अल्टरेशन किया हुआ क्वेश्चन में। अगर अल्टरेशन नहीं करेंगे तो इसका आंसर जो है ना वो 0.25 के आसपास आएगा, बट हमने इसको स्पेसिफिकली चेंज किया थोड़ा सा, तो अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बेटा, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ क्वेश्चन में। लिखा कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन विद अ नॉर्मल साइट, यानी कि एक वर्णांध व्यक्ति है। तो बेटा यहाँ पे वर्णांध व्यक्ति बना लेते हैं। ठीक है, इसकी शादी किससे करा रहे हैं बेटा, देखो सामान्य दृष्टि वाली महिला शादी करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चलो भाई अच्छी लड़की मिल गई इसको। तो अगली बात, इट हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, इसकी फैमिली में महिला की हिस्ट्री कोई भी नहीं, यानी कैरियर भी नहीं है, नॉर्मल ही है। यानी इन्होंने बोल दिया कि इस महिला के परिवार में कोई भी सदस्य वर्णांध नहीं है, यानी ये कैरियर भी नहीं है, ये हिंट दे दिया। अब क्या कह रहा है कि इस दंपत्ति के पोतों में, यानी पिता के वंश से हमको पोते देखने हैं, में वर्णांध होने की संभावना क्या है। यानी पोतों की बात की कि पोती की बात की, पोतों की बात की है, वो भी पिता के वंश से। तो भैया देख लेते हैं। तो पहले इनके बच्चे बनाते बेटा, इनके बच्चे बनाते तो हमने पॉइंट स्क्वायर बना लिया, और पॉइंट स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे फादर का क्रोमोसोम लिख लिए, आई मीन सेक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पे मदर लिख लिए। तो देखिए एक कैरियर फीमेल बन जाएगी और एक यहाँ पे दूसरी कैरियर फीमेल बन जाएगी, बिकॉज फादर कलर ब्लाइंड है तो सारी फीमेल कैरियर हो जाएंगी, और मदर नॉर्मल है तो सारे लड़के क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। अब हमारे पास में लड़के नॉर्मल आ गए, यानी इस कपल की बात अगर की जाए तो इस कपल के ये बच्चे हो गए, और इनके जो बच्चे होंगे वो इनके ग्रैंडसन हो जाएंगे। और जो ग्रैंडसन के बारे में पूछा वो फ्रॉम द फादर साइड पूछा, यानी इस लड़के के जो बच्चे होंगे। हाँ, क्योंकि भाई ग्रैंडसन तो लड़की के बच्चे होते तो भी ग्रैंडसन होते हैं, और लड़के के बच्चे होंगे तो भी इनके ग्रैंडसन कहलाएंगे वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने चेंज क्या कर दिया है, पिता के वंश से पूछा है। तो आइए चेक कर लेते हैं। अच्छा बताओ ये बेटा दोनों लड़के नॉर्मल है कि नहीं है। अगर ये दोनों लड़के नॉर्मल है तो किसी भी एक को ले लो, और इसकी शादी भाई नॉर्मल लड़के से ही करानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बताया नहीं है। जब नॉर्मल लड़के की शादी नॉर्मल लड़के से कराओगे तो कोई भी कलर ब्लाइंड ग्रैंडसन नहीं आएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में नील। आप करा के देख लो बेटा, ऑप्शन नील आ जाएगा हमारे पास में। तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, नील। बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे स्पेशली ऐड किया फ्रॉम द फादर साइड। अगर हम इसको ऐड ना करते तो फिर क्या होता है, उस कंडीशन में हमको फिर ओवरऑल देखना पड़ता है टोटल ग्रैंडसन, तो उसमें फिर 0.25 के आसपास आंसर आता। इसको करके हम देख सकते हैं। हाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्या बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया बोले तो डार्क रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब प्रकाश स्वतंत्र बोला है तो बेटा डार्क रिएक्शन कहाँ है,
वो डार्क रिएक्शन तो हमें पता है आधात्री में होती है। कहाँ होती है? आधात्री में। अब एट पूछा है तो कोई मतलब ही नहीं है। एट मतलब जहाँ पर होती है। और थैलेकोइड लूमेन की बात करें तो यहाँ पर भी थैलेकोइड की झिल्ली में मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो हम कौन सी होगी? लाइट रिएक्शन। यानी थैलेकोइड की बात करें तो लाइट रिएक्शन की बात करें, और आधात्री की बात करें तो इसमें कौन सी होगी हमारे सामने? डार्क रिएक्शन। यानी आंसर कौन सा आएगा? हमारा थर्ड आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेटेरोस्पोरी। विषम बीजी के बारे में निम्न में से कितने निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हेटेरोस्पोरी की बात करें, जनरल लाइक सिलेजनेला साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रो एंड माइक्रो आर नोन एज हेटेरोस्पोरस। बिल्कुल, दो एग्जांपल और मैं बता देता हूँ। सिलेजनेला साल्विनिया, एजोला एंड मार्शिलिया, फोर एग्जांपल से एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनमें विषम बीजी कहलाते हैं क्योंकि दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, नर और मादा, या फिर हम बोल सकते हैं एक बड़े और एक छोटे, अलग अलग प्रकार के। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। बिल्कुल, मेगास्पोर से फीमेल एंड माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली बनता है। बिल्कुल, कि लघु बीजाणु से क्या बनेगा? नर युग्मकोद्भिद, गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद। The female gametophyte in this plant are retained on the parent sporophyte for variable period। बिल्कुल, यही तो एक फीचर है जो हमें बताता है कि ये सीड हैबिट की ओर जा रहे हैं। मतलब इवोल्यूशनरी हमें लगा, या आगे चलकर जिन प्लांट्स में सीड फॉर्म हुए वो इसी कारण हुए क्योंकि इन प्लांट ने इवोल्व किया, और यही एक स्टेप है। अच्छा, यहाँ की सीड क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजियम है वो इंटेगुमेंटेड नहीं है। मतलब एम्ब्रियो बना लेकिन वह एम्ब्रियो कवर्ड नहीं था, इसलिए उसे सीड नहीं कह पाए। तो बिल्कुल इन पादपों में मादा युग्मकोद्भिद एक समय अनिश्चित काल तक के लिए जनक बीजाणुद्भिद पर लगा रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। बिल्कुल, जाइगोट से लेके यंग एम्ब्रियो हो रहा है, यंग एम्ब्रियो बन रहा है, तब तक फीमेल गेमेटोफाइट में सर्वाइव करती है, और फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। यानी युग्मनज से नवीन भ्रूण तक का विकास मादा युग्मकोद्भिद के भीतर हो रहा है, और मादा युग्मकोद्भिद जो है वो खुद जनक बीजाणुद्भिद पर लगी रहती है। एंड दिस इवेंट है, अभी बताया बेटा कि यही तो एक इवेंट है जो हमें सीड हैबिट की ओर ले गया, और एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि आगे वाले प्लांट में सीड का फॉर्मेशन इसी कारण हो पाया क्योंकि यहाँ हेटेरोस्पोरी नजर आई। यहाँ डेवलपमेंट जाइगोट से एम्ब्रियो तक का किसमें हुआ? गेमेटोफाइट में, फीमेल गेमेटोफाइट में, और फीमेल गेमेटोफाइट भी किसके साथ रही? पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ। यानी प्रक्रिया बीज निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है, वो उद्ध विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है। यानी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा कहा जा रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट इन्वॉल्व, यानी कि पादपों में अगर आपको टी डीएनए को भेजना है तो क्या कराना होगा? बेटा आप जानते हैं टी डीएनए इन्फेक्टिव पार्ट होता था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के टीआई प्लाज्मिड का, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में। तो पौधों में अपने मनवांछित जीन की क्लोनिंग करने के लिए हम लोग इसी एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं, और टी डीएनए में जीन क्लोनिंग कर सकते हैं। तो लिखा कि अल्टरिंग द पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल के पीएच को अल्टर करने से इन्फेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा, या टी डीएनए नहीं पहुंच पाएगा। फिर एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, यानी कि पौधे को थोड़ा अल्पकाल के लिए शीत में रखना पड़ेगा। नहीं बेटा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलाउंग द प्लांट रूट टू स्टैंड इन वाटर, प्लांट्स की रूट को जल में रखेंगे क्या? इतनी आसानी से क्या बाहर का डीएनए चला जाएगा पादप में? नहीं बेटा, इसके लिए आपको इन्फेक्शन कराना पड़ेगा प्लांट्स में बाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के द्वारा आपको इन्फेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा फोर्थ इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लिखा बेटा कि द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि पक्षी और के पंख और कीट के पंख। बेटा पक्षी जो होता है वो एविस में आता है, ठीक है, एविस में आता है, और इंसेक्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा में आता है। तो बेटा ये आपके नॉन कॉर्डेट्स में आता है, तो ये कॉर्डेट्स में आते हैं, तो फाइलम दोनों के अलग है ना। तो ये होमोलोगस नहीं है, ये हुए एनालोगस। और एनालोगस में क्या होता है बेटा कि ओरिजिन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ओरिजिन डिफरेंट होती है, बट जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? सेम। तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के कन्वर्ज करते हैं एक कॉमन पॉइंट पे। जैसे कि ये भी उड़ने में मदद कर रहे हैं बर्ड्स के विंग्स, और इंसेक्ट्स के विंग्स भी उड़ने में मदद कर रहे हैं, तो फंक्शन सेम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हैबिटेट कहीं ना कहीं सेम होगा, ठीक है ना, बट और एंसेस्टर्स अलग होते हैं। तो एनालोगस हो गया, और ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी अभिसारी हो जाएगा। तो एनालोगस स्ट्रक्चर विद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सही बात है बेटा। अनुरूप संरचनाएं होंगी और इनमें अभिसारी विकास होगा, ये बात भी सही है। अपसारी हो नहीं सकता, अपसारी हो नहीं सकता, और ये अभिसारी है बट सजाती नहीं है बेटा, होमोलोगस नहीं है।
तो यहाँ पे इस तरह से हमने कहा कि भाई डाइवर्जेंट है नहीं, डाइवर्जेंट है नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। कन्वर्जेंट है लेकिन होमोलोगस नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास में फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्या लिखा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ NAD+ डज नॉट ओकर, मतलब NAD+ का रिडक्शन किस में नहीं होता, यानी NADH2 किस में नहीं बनता है। आइसोसिट्रेट सल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा बेटा, मैलिक एसिड से ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन बनेगा, तीनों में बनेगा। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बना पाओगे, आप भी बना पाओगे। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड 7 फेरे होते हैं बेटा, इसका एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, याद होना चाहिए। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो हाइड्रोजन जिसे देता है, हाइड्रोजिनेज जो है वो हाइड्रोजन जिसे डोनेट करेगा वो FAD+ होगा। मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो FAD+ है, ना कि NAD+। तो आंसर कौन सा आएगा, ये तीनों में तो NAD+ बनेगा, यानी ये तीनों गलत आंसर है। आंसर कौन सा है, 4th। ठीक है, क्योंकि जहाँ 7 फेरे होते हैं वहाँ पर पंडित अलग से होता है, तो वहाँ दक्षिणा अलग जाएगी। तो यहाँ पर अच्छा, ये रिएक्शन भी कराने वाले, ये सारी रिएक्शन मैट्रिक्स में नहीं होती, ये वाली रिएक्शन ये कहाँ होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ह्यूमन की जो यूरिन होती है वो यूजुअली एसिडिक होती है, यानी कि जो मानव का जो मूत्र है वो आमतौर पे अम्लीय होता है। वो क्यों होता है बेटा, आप जानते हैं, जब ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है तो ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा H+ आयन होते हैं वो ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू फिल्ट्रेट में सिक्रेट किए जाते हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन जब भी हो रहा होता है तो एक्स्ट्रा जो H+ आयन है वो ब्लड से डाले जाते हैं फिल्ट्रेट में, और इन्हीं H+ की वजह से जो फिल्ट्रेट आगे जाएगा उसमें H+ क्या हो जाएंगे ज़्यादा, तो यूरिन हो जाएगी हमारी एसिडिक। तो ये यूरिन का जो कंटेंट है वो H+ की वजह से हो जाएगा। तो यूरिन में H+ आया कहाँ से, ट्यूबुलर सिक्रेशन की वजह से। तो लिखा है एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन आर एसिडिक, नहीं बेटा प्लाज्मा प्रोटीन तो निकलती ही नहीं है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, आप जानते हैं ना। हाँ, तो प्रोटीनूरिया हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, नहीं बेटा, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज से एसिडिटी तो नहीं बढ़ती है। हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सीक्रेट इनटू द फिल्ट्रेट, ये बात सही बेटा, आप जानते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन एक्टिव होता है, हाइड्रोजन आयंस को सक्रिय रूप से निशन में डाला जाता है, तो ये हमारा हो गया। फिर द सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज ओनली हाइड्रोजन आयंस फॉर ईच सोडियम आयन इन पेरिटिबुलर, बेटा ये सोडियम को हाइड्रोजन से एक्सचेंज कराने की बात कर रहे हैं। सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम हाइड्रोजन पंप नहीं होता, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो हमारे पास थर्ड आंसर आ जाएगा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। हमें जानते हैं एनिमल है हम, और एनिमल मतलब हाईली वेल डेवलप्ड मेमल्स है अपन, तो हम जानते हैं हमारे अंदर कभी सेल वॉल नहीं होती, और हमारी सेल को नेचुरली हम प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अ सेल विदाउट सेल वॉल इज अ प्रोटोप्लास्ट, यानी कोशिका भित्ति रहित कोई भी कोशिका को क्या बोल सकता हूँ, प्रोटोप्लास्ट कहता हूँ। उसमें दो चीज होगी, एक तो मेम्ब्रेन और अंदर भरा हुआ प्लाज्मा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो अंदर जो भी प्लाज्मा है जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्मा आ गया उसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म, और उसके बाहर मेम्ब्रेन हो जाती है तो उसे कहते हैं हम प्रोटोप्लास्ट। अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन नॉट फाउंड एल्सवेयर इन टर्म इज, एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित रहने वाली जातियां जो अन्यथा कहीं नहीं पाई जाती उसे हम कहते हैं बेटा एंडेमिक, यानी स्थानिकता या स्थानिक। स्थानिक क्यों बोलते हैं, जैसे हमने हॉटस्पॉट में पढ़े होंगे कि हॉटस्पॉट ऐसे स्थान होते हैं जहाँ स्थानिकता होती है, मतलब वहाँ जो जातियाँ पाई जाती है वो वहाँ के अलावा और कहीं पाई नहीं जाती, वो दुर्लभ है, उसी स्थान पर पाई जाती है, इसलिए वो स्थान के लिए एंडेमिक है। मतलब स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट एरिया नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, तो हम बोलेंगे एंडेमिक आंसर आएगा। कीस्टोन तो मुख्य जातियों को कहा जाता है, दुर्लभ तो जो धीरे धीरे कम होती जा रही, दुर्लभ नहीं कह पाएंगे। क्यों, क्योंकि दुर्लभ जो कि बहुत कम पाई जाती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो एक विशिष्ट स्थान पर पाई जाए। क्लियर है। अच्छा, ये बोल सकते हैं कि एंडेमिक जहाँ एंडेमिज्म जहाँ होता है वहाँ बहुत तेजी से जातीय विलुप्त भी होती जा रही है, यानी हॉटस्पॉट जिन्हें कहेंगे स्थान। तो हॉटस्पॉट में जातियाँ ज़्यादा है लेकिन विलुप्तता की दर भी क्या है, बहुत ज़्यादा। आंसर कौन सा आएगा बेटा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। WM स्टेनली शो द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, बिल्कुल ऐसा पहली बार किसी ने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलीकरण किया, रविदार बनाया, तो वो कौन थे, ठीक है, WM स्टेनली। द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय M.W. बेजरनिक, बिल्कुल बेटा, इन्होंने कहा कि जो वायरस है वो एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। क्लियर। मोज़ेक डिसीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग्स आर कोज्ड बाय वायरस, बिल्कुल एड्स का वायरस होता है, टोबैको में जो मोज़ेक वायरस होता है वो भी मोज़ेक डिसीज करता है, वो भी वायरस होता है।
द वायरस वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोस्काई। क्या डीजे इवानोस्काई ने वायरस की खोज की, वायरॉइड की खोज की क्या? वायरस नहीं, वायरॉइड लिखा है। वायरॉइड की खोज की क्या? नहीं करी बेटा। किसने करी थी? टी.ओ. डायवर्नर ने। किसने करी थी? टी.ओ. डायवर्नर ने। यानी आंसर कौन सा आएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्साइल प्रेजेंटेशन की बात करें, मैंने कहा था बेटा घर पे जाके टमाटर काटना और टमाटर को ऐसे डंठल से पकड़ना और यहां से काटना। सीधे काटोगे तो ठीक है, हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, ऐसे काटोगे तो अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे। और टमाटर को काटोगे तो आपको बीच में इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे जुड़ा हुआ दिखेगा और यहाँ बीच में बीज दिखेगा। और जब अंडाशय जो है वो हम बोल सकते हैं मल्टीपल खांचों से भरा हो, बहुत सारे उसमें कोष्ठक हो, ठीक है, बहुकोष्ठकी हो, और उसके अंदर बीच में अंडाशय, बीच में बीजांड लगे हो, तो इस प्रकार के ही बीजांडन्यास को हम क्या बोलते हैं? एक्साइल। और एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में मिलेगा? क्या लेमन में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसके अलावा किस में मिलेगा? टमाटर में। इसके अलावा किस में? नींबू में। इसके अलावा किस में? चाइना रोज में। तो इनमें स्तंभीय बीजांडन्यास होता है। मटर में मार्जिनल होता है, ठीक है। आर्जिमोन की बात करूं तो मस्टर्ड और आर्जिमोन, ये दोनों जो हैं ये हमें मिलता है पैराइटल में। डायंथस की बात करूं डीपी, वो मिलेगा फ्री सेंट्रल, ठीक है। तो आर्जिमोन के अंदर हमें मिलता है भित्तीय। डायंथस की बात करें डीपी, डायंथस में बोलता है मुक्त स्तंभीय। मटर की बात करें तो हम बोलते हैं एकदम जैसे मार्जिनल। तो यहां जो आंसर आएगा वो हमारे सामने नींबू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहा है, अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। यानी कि एक चाइल्डलेस कपल है जिसको हमें असिस्ट करना है और उसमें टेक्निक हमने यूज की गिफ्ट। तो कह रहे गिफ्ट का फुल फॉर्म बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा आपके पास में। एक निसंतान दंपत्ति को गिफ्ट नाम की तकनीक के द्वारा बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। तो इस तकनीक की मदद क्या है? लिखा है गैमीट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर। यस कह सकते हैं, बिल्कुल गैमीट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर कह सकते हैं। गैमीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं क्या? नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, मतलब होगा तो, बट गैमीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन फुल फॉर्म नहीं होता। जर्म सेल नहीं बेटा, जर्म सेल इंटरनल फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर भी नहीं। गैमीट इंसेमिनेटेड है, ये भी नहीं है, इंसर्टिंग साथ साथ लिखा हुआ है। अंतः फैलोपियन नलिका में युग्मक का स्थानांतरण हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे बेटा हमारे पास में गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड इज। बेटा आप अगर देखें तो ये सिनेप्स आपको दिख रहा होगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये सिनेप्टिक दरार हो गई, ये हमारे पास में क्लेफ्ट यानी कि दरार हो गई। इस दरार में आप जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का मोचन होता है फ्रॉम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ से ये सिनेप्टिक पुटकाएँ यानी वेसिकल्स फ्यूज कर जाती हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर मोचित होता है और यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होता है। तो वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन से आयन चैनल खुले हैं, कौन से बंद है, कौन से आयन का मूवमेंट हो रहा है, डिपेंड करता है। तो ये सदैव दमनकारी होता है, सदैव उत्तेजक होता है, ये तो बेटा गलत हो जाएगा। ऑलवेज इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी नहीं होता है, मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी हो सकता है, ये बात ज़्यादा बेटर है। नाइदर एक्साइटेटरी नॉर इनहिबिटरी, ये भी गलत है बेटा। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेगा या एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल नहीं होता, इंपल्स आगे कैसे जनरेट होगी, एक्शन पोटेंशियल या क्रिया वो आगे कैसे उत्पन्न होगा? ठीक है बेटा, इसको फोर्थ आंसर आ जाएगा, आई मीन थर्ड आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेज्ड फॉलोइंग कॉलम दे रखिए बेटा, एक मेज्ड कॉलम है हमारे सामने। पहला कॉलम में क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात करें। अब बेटा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS के अंदर फाइनल हाइड्रोजन ग्राही कौन थी बता? आणविक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2। तो ये तो सेकेंड आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें तो साइटोक्रोम C इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। साइटोक्रोम C एक क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ट्रांसफर भी करता है, ग्राही है, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस नाम के एंजाइम के कारण एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, किसके अंदर? लिंक रिएक्शन में। और वी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा क्या उत्पाद बनता है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है, यानी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि 6 कार्बन से 5 कार्बन का उत्पाद बनता था। तो हम देखें यहाँ पे तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा 2 3 4 1। क्या आएगा बेटा? 2 3 4 1। 2 3 4 1 कौन सा ऑप्शन है? 2 3 4 1 फर्स्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटाट है बेटा, एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन। इनका कहना है कि एक जगह है जहां पर बहुत सारे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में रह रहे और उनका आपसी इंटरेक्शन है, मतलब वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो बायोटिक इंटरेक्शन है। और जब हम जानते हैं कि एक सिंगल स्पीशीज होती तो स्पीशीज, एक ही जाति के बहुत सारे इंडिविजुअल होते तो हम बोलते हैं पॉपुलेशन। डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल है तो हम कहेंगे कम्युनिटी। लेकिन यही कम्युनिटी जब तक एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन ना करे क्या नहीं बन पाता? इकोसिस्टम।
तो इकोसिस्टम का डेवलपमेंट कब होता? एक सिस्टम जिसमें बायोटिक प्लस एबायोटिक इंटरेक्शन से बन रहा है। तो पारितंत्र कब होता है? जब जैविक और अजैविक कारक दोनों आपस में क्या करते हैं? क्रियाएं दर्शाते हैं। तो यहां जो आंसर आएगा वो बायोटिक कम्युनिटी आएगा और उसका जैविक समुदाय आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही पर्यावास में रह रहे विभिन्न जातियों के व्यष्टि है जो आपस में पारस्परिक संबंध दर्शा रहे, और जब जीव जीव से पारस्परिक संबंध दर्शाएगा तो वो जैविक कारक आपस में पारस्परिक क्रिया दर्शा रहे। यदि ये अजैविक के साथ भी दर्शाते तब जाकर मैं इसे क्या कहता? पारितंत्र। लेकिन यहां ऐसा कुछ कहा नहीं। इन्होंने कहा सेम हैबिटेट में रहते, उनके आपसी फंक्शनल इंटरेक्शन है, यानी आपसी क्रियात्मक क्रियाएं। क्या समष्टि हो सकती थी? नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक ही जाति के विभिन्न जीव होते, यानी व्यष्टि होते। क्या पारिस्थितिकी निकेत हो सकता? बेटा यहाँ निकेत को फिर हम हैबिटेट की तरह देखते हैं, या फिर हमें पता है कि निकेत क्या है? एक फंक्शनल रोल है, क्रियात्मक मतलब पहलू है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ निश्चय तो आएगा नहीं, यानी निकेत तो नहीं आएगा। यानी आंसर कौन सा आएगा हमारा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमसे कहा जा रहा है कि द नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच alveolar surface area involved in the gas exchange is drastically reduced due to the damage in the alveolar wall, यानी कि उस फुफ्फुसी रोग के बारे में आपको बताना है जिसमें कूपिकी भित्तियों के क्षय हो जाने के कारण गैसीय विनिमय में शामिल कूपिक की सतह बहुत अधिक कम हो जाती है, यानी कि आपके सरफेस एरिया कम हो जाती है। तो आप जानते हैं बेटा कि एल्वियोलर सरफेस एरिया कब कम होता है? इम्फाइसीमा में सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। निमोनिया में सतह क्षेत्रफल कम नहीं होती, प्लोरिसी में भी नहीं होती, अस्थमा में भी नहीं होती। अस्थमा एक प्रकार की एलर्जी है। निमोनिया आप जानते हैं बैक्टीरियल डिसीज है लंग्स की, इसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है लंग्स में, है ना, नेल्स वगैरह आगे चल के ग्रेइश हो जाते हैं, ब्लूइश हो जाते हैं। प्लोरिसी में क्या होता है कि प्लूरल फ्लूइड ज्यादा बढ़ जाता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, तो प्लोरिसी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इम्फाइसीमा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, क्या लिखा है? बाल्बियानी रिंग्स आर द साइट ऑफ। अब बाल्बियानी रिंग्स के बारे में आपने तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन आप पीवाईक्यू बेस पे जाएंगे तो बाल्बियानी रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बाल्बियानी नाम के साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड्स में, इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डीएनए देखे जिसमें कुछ पफ लाइक अपीयरेंस है, इस टाइप के अपीयरेंस आ रहे थे। और ये पफ लाइक अपीयरेंस क्यों बन रहे? क्योंकि यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड से, और ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है, ज्यादा क्या हो रहा है यहाँ पे? डीएनए है, ज्यादा न्यूक्लियोटाइड से, ज्यादा न्यूक्लियोटाइड तो ज्यादा क्या बनेगा? आरएनए, और ज्यादा आरएनए तो ज्यादा क्या बनेंगे? प्रोटीन। अच्छा, यही प्रोटीन बाद में जाकर इन इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस कराते हैं, मतलब मदद करते हैं, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, कायांतरण कराते हैं बेटा। अब कायांतरण में क्या होता है? कोई भी लार्वल फॉर्म से इंसेक्ट किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बाल्बियानी रिंग्स होती है, इन्हें देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बाल्बियानी। उन्हीं के बेसिस पे रिंग्स का नाम पड़ा। ये पफ लाइक अपीयरेंस होते हैं, पफ बनते हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं थोड़ा सा स्वेलन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो आगे चलकर आरएनए बनाता है, क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियोटाइड, ज्यादा आरएनए, ज्यादा प्रोटीन, और ये प्रोटीन मेटामॉर्फोसिस के अलावा यॉक फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बाल्बियानी रिंग्स आर द साइट ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसका थोड़ा ध्यान रखना, दो टाइप के क्रोमोसोम ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पॉलीटेनी के अंदर होता है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है उसमें आप बाल्बियानी रिंग्स के बारे में पढ़ोगे। एक होता है लैंप ब्रश। इन दो क्रोमोसोम के बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू बेस्ड है और ये आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम है बेटा, यहाँ मैच की जगह मैच लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब थाइलेकोइड की बात करें तो थाइलेकोइड एक फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होता है स्ट्रोमा के अंदर, बिल्कुल होता है। क्रिस्टे जो है वो इनफोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया में। सिस्टर्नी जो है वो डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी अपरेटस है। और क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। थाइलेकोइड क्या है बेटा? स्ट्रोमा में चपटे झिल्लीमय कोश है। क्रिस्टी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली का अंतर्वलन से बनने वाली संरचना है। सिस्टर्नी ये भी चपटी संरचना गोल्जी उपकरण में मिलती है। क्रोमेटिन डीएनए की संगठित संरचना। यानी ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? क्या आएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 कोई सा ऑप्शन बन रहा है? बिल्कुल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेल विथ मेम्ब्रेन्स आर। अब कोई इन्होंने पूछा ऐसे सेलुलर ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गेनेल्स के बारे में बताना है जो झिल्ली युक्त है। अब झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक में राइबोसोम तो नहीं आ सकता, चलो राइबोसोम ही ढूंढ लेते हैं। नहीं है, ये भी नहीं है। आगे बेटा अपना आंसर थर्ड। तो क्योंकि तीनों में राइबोसोम लिखा है और राइबोसोम झिल्ली में अंगक नहीं है, झिल्ली युक्त अंगक नहीं है, तो आंसर कौन सा आएगा?
लाइसोसोम लैन काय गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड। बेटा बायो एसिड मतलब बायोलॉजिकल टेस्टिंग। टेस्टिंग ऐसी जिसमें हमें ये पता लगे कि ये पर्टिकुलर हार्मोन इस कंसंट्रेशन पे इतना काम करता है, इतनी पोटेंसी से काम करता है। और इसी के लिए एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं एविना कर्वेचर टेस्ट। एविना सटाइवा यानी ओट्स सीडलिंग पे जब ऑक्सीजन डालकर चेक किया जाता है कि कितनी जल्दी वो ऑक्सीजन जो है वो लाइट के फोटो यानी यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन पे लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, लाइट की तरफ बेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट के अपोजिट पोर्शन पे ही किसका फॉर्मेशन हुआ है? ऑक्सीजन का सिंथेसिस हुआ है। तो ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड। ऑक्सीजन की बायोलॉजिकल टेस्टिंग किसकी मदद से होती है? एविना कर्वेचर टेस्ट की मदद से होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जीव परीक्षण कौन सा है? एविना प्रांकुर छोर के वक्रण से। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। यानी एंट्रल फॉलिकल की बात हो रही है बेटा। एंट्रम प्रेजेंट है तो वो टर्शरी फॉलिकल होगा, टर्शरी फॉलिकल है तो सेकेंडरी oocyte होगी बेटा। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट थिक लेयर निकालती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की, दैट इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। ठीक, आपने पढ़ाया गया होगा आपको कि एंट्रम युक्त पुटक है तो बेटा टर्शरी फॉलिकल है। और उसमें कह रहे कौन सी परत अकोशिकी होती है? तो बेटा ये नॉन सेलुलर लेयर होती है। जोना पेल्यूसिडा की खास बात, ठीक है, नॉन सेलुलर है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी है, सीक्रेटेड बाई सेकेंडरी oocyte। 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए बेटा, तो ये 5 पॉइंट आप देख लेना। सेकेंडरी oocyte के आसपास एक थिक नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई एक लेयर है, दैट इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा नॉन सेलुलर जोना पेल्यूसिडा। बाकी ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, स्ट्रोमा की सेल्स होती हैं, थीका इंटरना भी सेलुलर होती है बेटा। तो सबसे बेस्ट आंसर आ जाएगा जोना पेल्यूसिडा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द सैटेलाइट डीएनए इन द इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, यानी अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है बिकॉज, क्यों? क्योंकि इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सही बात है, इन पॉपुलेशन, एंड आल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल। ये बात भी सही बेटा, एक इंडिविजुअल की सारी सेल्स में पॉलीमॉर्फिज्म सेम मिलेगी क्योंकि जीनोटाइप तो बचपन में फिक्स हो जाता है, विच इज इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है बेटा। सैटेलाइट डीएनए इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं क्योंकि उच्च कोटि की बहुरूपता होती है, एक व्यक्ति में सेम लेवल की बहुरूपता दिखाता है और ये बच्चों में भी जाती है, जनकों से जाती है। अच्छा ये तो सही बात है, गलत क्या है? क्या ये प्रोटीन के लिए कोड करता है? नहीं बेटा। क्या एंजाइम के लिए कोड करता है? नहीं बेटा, क्योंकि भैया नॉन कोडिंग डीएनए का पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट में आता है, कोडिंग में नहीं आता है। फिर डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये बात तो सही, बट सेम इन ऑल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, सारे मेंबर में सेम नहीं होता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, बट एक इंडिविजुअल में सेम होता है। तो ये बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास में? गलत, फर्स्ट आंसर सही आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। क्या बोला है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किसमें अनुपस्थित है? बेटा सभी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। फ्यूनेरिया जो कि एल्गी, फ्यूनेरिया जो कि ब्रायोफाइट है, उसमें भी सेल वॉल होती है। तो हम बोलेंगे यहाँ तो एब्सेंट लिखा है, तो हमारे हिसाब से जिसमें नहीं होती वो कौन है? जिसमें नहीं होती वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। नोस्टोक एनामिना जो कि बैक्टीरिया, इनमें भी सेल वॉल होगी। एस्परजिलस नाइगर जो कि फंजाई है, उसमें भी होगी। तो कौन सा आंसर आएगा? माइकोप्लाज्मा। यहाँ माइक्रो लिखा है, माइको करना है, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्म्स स्पोर्स। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स यानी लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु। और ये सब किसके थ्रू होता है बेटा? मियोसिस के थ्रू होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, तो हमें गैमेट्स वाला तो नहीं ऑप्शन है। ओविल में होता है नहीं, ऐसा जरूरी है। तो ओविल में एक होता है, दूसरा थोड़ी होगा, और एंथर में। तो हम ये आंसर, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा देंगे? सेकंड देंगे। मोर करेक्ट आंसर में कौन सा आएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसमें जड़ें जल शोषण में नगण्य कार्य करती है? अब बेटा मटर जो है वो मिट्टी में होता है, मिट्टी में पौधा होता है, तो हमें जानते हैं यहाँ पर रूट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन पिस्टिया एक्वेटिक प्लांट है, और एक्वेटिक प्लांट में यहाँ पर सिग्निफिकेंट रोल होता है किसका बेटा? रूट्स का। तो यहाँ पर रूट का जो है वो प्रॉपर रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कहाँ रहती है? पानी में रहते हैं, और पानी में रहते हैं तो यहाँ इनका ठीक रोल नहीं है, इनको कोई काम नहीं है, मतलब इनका इतना काम नहीं है जितना नॉर्मल किसी रूट्स का होता है जो सॉइल में पाई जाती है। वीट में होता है बेटा, ठीक है, सनफ्लावर में वो भी होता है। तो पिस्टिया जो एक्वेटिक में पानी में रहती है, जलीय आवरण में रहता, जलीय वातावरण में रहता है, वहाँ पर जड़ का जो है वो नगण्य कार्य है।
अगला जो है क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। अब बेटा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की बात करें तो उसका सबसे योग्य संकेतक तो हमें पता है लाइकेन होती है, क्योंकि लाइकेन जो है पॉल्यूटेड एरिया में पाई नहीं जाती, और जहां पॉल्यूशन बढ़ता है वहां से लाइकेन धीरे धीरे जो है गायब हो जाती है। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि ग्राफ्टेड किडनी में भी रिजेक्टेड इन द पेशेंट ड्यूटी, यानी कि जब कभी कोई अंग प्रत्यारोपण होता है तो अंग प्रत्यारोपण से लाइक किसी ने किडनी का प्रत्यारोपण कराया, वृक्क या गुर्दे का कराया प्रत्यारोपण, तो उसको अगर बॉडी अस्वीकार कर रही है तो किस कारण से कर सकती है। बेटा आप जानते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आप जानते हैं कोशिकाएं वहां पे जाके खुद से उसको रिजेक्ट कर देती हैं, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसका फिक्स आंसर है PYQ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा क्योंकि पैसिव नॉन स्पेसिफिक होता है, आप जानते हैं, या तो इनेट तो नॉन स्पेसिफिक होता है, पैसिव हो नहीं सकता बेटा क्योंकि वहां पे पैसिव में बनी बनी एंटीबॉडी आती है। ह्यूमरल भी नहीं होता, बॉडी फ्लूइड मीडिएटेड नहीं होता, सेल मीडिएटेड होता है। टी सेल्स आपने पढ़ा होगा, टी सेल्स या टी कोशिकाएं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसे CMI भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, बॉडी हैव मेश वर्क ऑफ सेल्स, यानी कि शरीर में कोशिकाओं का जाल होगा, ये जाल होगा। खाद्य पदार्थों का निस्संदन करने के लिए कशाभिका में कोशिकाओं से आश्रित आंतरिक गुहाओं का पाया जाना होगा। अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो गए, किस संघ की बात हो रही है, यानी कि गुहाओं में बात यहाँ पर हो रही है कि भैया कशाभिका में, यानी कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसी कुछ कशाप वाली कैसी कुछ कोशिकाएं होंगी ऐसे करके। ये तो मुझे कीप कोशिका लग रही है, कॉलर से लग रही है मुझे, जो फ्लैजिलेटेड होती है, तो और ये तो स्पॉन्जेस या पोरीफेरा में होती है बेटा, तो पोरीफेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फ्लैजिलेटेड सेल्स से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, अप्रत्यक्ष भ्रूण विकास होता है, इंटरनल कैविटी भी होती है, और सेल का मेश यानी जाल भी होता है, जो कि बाकी किसी में भी नहीं पाया था। इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होती, यहाँ भी नहीं होती, प्रोटोजोआ में तो नहीं होती, तो पोरीफेरा हमारे पास में बेस्ट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्या बोला है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थीन शेवर ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। बेटा साबुन के बॉक्स जैसे, साबुनदानी जैसी किसी के शेल वॉल दिखेंगे, कोशिका भित्ति दिखेगी, तो हमें जानते हैं ना कौन है वो, क्राइजोफाइट से। कौन है, क्राइजोफाइट से। इपिथिका एंड हाइपोथिका दोनों को मिला के फ्रस्टूल कहते हैं अपन। तो दोनों ये किस में पाई जाएगी, क्राइजोफाइट्स में पाई जाएगी, जहाँ कोशिका भित्ति जो है वो दोनों की आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। क्या यूग्लिनोइड्स में नहीं, राइनो में नहीं, स्लाइमोड में नहीं, ठीक है, इवन इन हाथ तो सेल वॉल पाई भी नहीं जाती। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनना है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बिल्कुल इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं बेटा। मोरल एंड ट्रफल आर पॉइजनस, नहीं बेटा, दे आर एडिबल। तो मोरल्स और ट्रफल को हम खाने योग्य मानते हैं, और खाने योग्य इसलिए ये पॉइजनस नहीं हो सकती। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फर्मेंटेशन करवाती है, बिल्कुल होता है। एंड पेनिसिलिन एक मल्टीसेलुलर है और प्रोड्यूस करती है एंटीबायोटिक्स को, यानी प्रतिजीविक को, ये भी सही बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, यानी कि ह्यूमन फीमेल में मियोसिस या अर्धसूत्री वगैरह सेकंड कब तक पूरा नहीं होगा। बेटा आप जानते हैं कि ये जैसे हमारे पास में सेकेंडरी oocyte है बेटा, ठीक है, और सेकेंडरी oocyte जो होता है वो बेटा मियोसिस सेकंड की अगर हम बात करें तो मियोसिस सेकंड में भी मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, रुका हुआ होता है, अरेस्ट होता है। जैसे ही कोई स्पर्म अंदर आएगा, उसका जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो अंदर पहुंचेगा, तो वो सेंट्रियोल मियोसिस सेकंड को पूर्ण करा देगा। उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte बिकम ऊटिड, ये ऊटिड या इसको हम ओवम भी कह सकते हैं। अब ये ओवम बन जाएगा बेटा, और अब ओवम और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। तो जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं हो जाएगी, स्पर्म फ्यूज नहीं कर जाएगा, तब तक ये मियोसिस सेकंड पूरा नहीं होगा। तो कह रहा है कि इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीट अंटिल फर्टिलाइजेशन। भाई बर्थ तो बहुत बात की बात है, प्यूबर्टी के में तो ये oocyte ओवुलेट होता है, यूट्राइन इम्प्लांटेशन तो भी बहुत बात की बात है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मेज्ड फॉलोइंग कॉलम, मेज्ड कॉलम दे रखा है, क्या लिखा है कि IA बोले तो ऑक्सीजन की बात करें। अब ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है बेटा यहाँ पर, कि वो 2,4-D ऑक्सीजन जो होता है 2,4-D होता है, वो वीट फ्री लॉन बनाता है, यानी घास मुक्त लॉन बना सकता है। ठीक है, डाइकोट वीडिसाइड को मार देता है, डाइकोट खरपतवार को मार देता है। एब्सिसिक एसिड जो है स्टोमेटा की क्लोजिंग कराता है। इथिलीन जो है हमारे सामने राइपनिंग कराएगा। जिब्रेलिक एसिड जो है वो बोल्टिंग कराएगा। और साइटोकाइनिन जो है हेरिंग फिश के स्पर्म सेल डीएनए से मिला था, ठीक है, मिलर ने ढूंढा था। यहाँ ABA जो है वो स्टोमेटा यानी रंध्र को बंद कराएगा। इथिलीन जो है वो फलों के परिपक्वता को लाएगा, परिपक्व यानी फलों को पकाएगा। जिब्रेलिक एसिड बोल्टिंग को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन जो है हेरिंग शुक्राणु डीएनए में पाया जाता है, हेरिंग फिश के शुक्राणु डीएनए में पाया जाता है। यानी पहले का A का जो है हमारे सामने 4th आ रहा है,
सेकंड का थर्ड आ रहा है, तो 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1, कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा हमसे पूछा गया कि जीईएसी स्टैंड्स फॉर, यानी जीईएसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? तो जीईएसी का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति, है ना। बायोटेक में हमने पढ़ा होगा। जीईएसी वो संस्था है जो डिसाइड करती है इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ बॉडी है जो डिसाइड करती है इंडिया में कि भैया कौन सा जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो जीईएसी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जीईएसी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बेटा नीट की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा, नीट बहुत पास आ चुका है, हिम्मत मत हारिएगा, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।